amidst amidst all this wilderness of obscure sound। तो जब फॉरेनर कहते हैं कि फॉरेनर को लगता है, वो कहते हैं ना कि ग्रेट फिश, तो शायद उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया होगा, एक गेस्चर दिया होगा ग्रेट फिश का, काफ़ी बड़ी। तो उनको लगता है कि वो बात कह रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो वो कहते हैं आई एम नॉट अ मिलेनियर, मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ, मैं कोई लखपति नहीं हूँ, मेरा तो एक छोटा सा बिजनेस है और मेरा क्या काम है, मैं किस में डील करता हूँ, कॉफ़ी में। तो यहाँ पर सिर्फ मुन्नी को ये वर्ड समझ में आता है, अमिडस्ट ऑल दिस वाइल्डरनेस ऑफ ऑब्सक्योर साउंड। तो इन साउंड में मिलेनियर, मॉडेस्ट, बिजनेसमैन, ट्रेड, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, बस एक वर्ड पकड़ लेते हैं वो, जो उन्हें समझ में भी आता है और क्लियर सुनाई देता है, दैट वॉज द वर्ड कॉफ़ी। और उनको लगता है एंड सेड इफ़ यू वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी, तो उनको लगता है कि शायद वो उन्हें कॉफ़ी पीनी है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि वो कॉफ़ी पीना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर वो कॉफ़ी को क्या कहते हैं, कॉफ़ी। अच्छा तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो, ड्राइव फर्दर अप इन द नेक्स्ट टाउन। तो तुम्हें अगर कॉफ़ी पीना है तो फिर तुम क्या करो, वो जो नेक्स्ट टाउन है वहाँ तक तुम्हें ड्राइव करना होगा, मीन्स तुम्हें वहाँ तक जाना होगा। दे हैव फ्राइडे मार्केट, और वहाँ पर ना फ्राइडे का मार्केट लगता है जिसे पैठ बोलते हैं। तो वहाँ पर फ्राइडे का मार्केट लगता है। दूसरे टाउन में वहाँ तक जाओगे एंड देयर दे ओपन कापी होटल्स। कापी होटल्स, तो देखिए कितना अच्छा आगे नारायण ने वर्ड यूज़ किया है। कापी होटल्स मीन्स कॉफ़ी के वहाँ पर होटल्स हैं, कहाँ पर, उस नेक्स्ट टाउन में। और उसके लिए तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। सो आई लर्न फ्रॉम पासर्स बाई। और ये मुझे पता है ये बात कहाँ से मुझे पता चली कि दूसरे टाउन में वहाँ पर फ्राइडे मार्केट में कॉफ़ी के होटल्स हैं, वहाँ पे ये मिलती है। मुझे ये बात उनसे पता चली जो इधर से गुजरते लोग हैं, पासर्स बाई होते हैं जो इधर से आते जाते रहते हैं। डोंट थिंक आई वांडर अबाउट, तो तुम ये मत सोच लेना कि मैं वांडर करता हूँ, मीन्स मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। आई गो नो वेयर, मैं कहीं नहीं जाता, एंड लुक फॉर नथिंग, और ना ही मुझे कुछ चाहिए, मैं किसी चीज़ के लिए इधर उधर ढूंढता भी नहीं हूँ। तो मुझे तो सिर्फ जो लोग इधर से निकलते हैं वही बताते हैं कि कॉफ़ी वहाँ मिलती है। हिज थॉट्स वेंट बैक टू दी अवतार। अब मुन्नी तो अपने अवतारों में ही खोए हुए हैं विष्णु के, तो इसलिए वो वापस वहीं आ जाते हैं, फ्लैशबैक में जा रहे हैं। और फिर वो जहाँ उन्होंने छोड़ा था अवतार के बारे में, वो वहीं वापस आ जाते हैं। कल्कि के अवतार का उन्होंने बताया था, और फिर वो बता रहे थे कि जो फर्स्ट उनका इनकारनेशन था वो किसका था, एक फिश का था, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या बता रहे थे वो, है ना, यहाँ पर कि हॉर्स क्या करेगा, इस तरह से वो कल्कि का अवतार लेगा। और फिर वो बता रहे थे यहाँ पर, विष्णु ऊपर ही था देखिए, कि फर्स्ट टाइम ही इनकारनेटेड एज अ ग्रेट फिश। तो वो ऊपर ही बता रहे थे कि विष्णु ने क्या किया था, फर्स्ट जो इनकारनेशन लिया था वो एक काफ़ी बड़ी फिश का लिया था, और अपनी बैक पर उन्होंने होली स्क्रिप्चर्स को बचाया था। कहाँ से, जो सुनामी आई थी या समुद्र की लहरों से, जो बाढ़ आई थी उससे बचाया था। तो अब वो उसी में उलझे हुए हैं, अभी उसी कंटिन्यूशन में उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द फर्स्ट अवतार वॉज इन द शेप ऑफ अ लिटिल फिश। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जो उन्होंने पहला अवतार लिया था वो किसकी शेप में लिया था, सबसे पहले एक बहुत छोटी फिश इन अ बाउल ऑफ वाटर। तो ये कहानी आपने सुनी होगी विष्णु की, कि एक देयर वॉज अ किंग, एक राजा होते हैं, और उनके एक पोट में वो जो नहा रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट, मुझे भी अभी ठीक से याद नहीं है, सुनी है हमने भी ये स्टोरी। और एक छोटी सी मछली होती है जो आ जाती है, उसको वो घर ले जाते हैं, महल में ले जाते हैं, और उसको एक छोटे से पोंड में, एक बर्तन में रख देते हैं। लेकिन वो मछली फिर थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो वो फिर पोट चेंज कर देते हैं और बड़ा बर्तन ले लेते हैं, लेकिन वो और बड़ी हो जाती है। तो वो इस तरीके से पोट टू पोट चेंज करते रहते हैं, बिगर एंड बिगर। लेकिन वो कितना भी बड़ा पोट कंटेनर ले ले, वो फिश उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती चली जाती है, और लास्ट में वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जो महल का कंटेनर होता है सबसे बड़ा, वो उसमें भी नहीं आ पाती। अब इतनी देर में इतना बड़ा फ़िश का होना, तो किंग समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण फ़िश नहीं है, कोई ऑर्डिनरी फ़िश नहीं है। तब वो क्या करते हैं कि वो इतनी बड़ी हो जाती है, एक व्हेल में कन्वर्ट हो जाती है, तब वो उसको ले जाकर समुद्र में
मीन्स समथिंग लाइक दैट कि वो इतनी बड़ी हो जाती है, तो वो ये स्टोरी यहाँ पर चल रही है। और फिर क्या हुआ था कि जितने भी होली स्क्रिप्चर्स होते थे, उनको उनकी बैग पर रख दिया गया था। उनका पर्पस था ये, जितने भी अर्थ पर धार्मिक किताबें होती थी, उनको बचाने का मकसद के लिए उन्होंने वो अवतार लिया था। और अपनी बैग पर वो क्या करते हैं, वो सभी रिलीजियस बुक्स को रखते हैं और समुद्र से बचाकर ले जाते हैं। इस तरह की ये स्टोरी थी। तो यहाँ पर आर के नारायण ने ये स्टोरी का मेंशन किया है, जो उनका फर्स्ट इनकारनेशन था फिश का। द फर्स्ट अवतार वॉज इन द शेप ऑफ अ लिटिल फिश इन अ बॉल ऑफ वाटर। एक छोटे सी फिश थी वो। बट एवरी आवर, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मीन्स हर घंटे में वो क्या हो जाती है, इट ग्रू बिगर एंड बिगर, और बड़ी होती चली जाती है। एंड बिकेम इन द एंड आ ह्यूज व्हेल, और लास्ट में वो किस में चेंज हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि एक व्हेल के जैसी वो दिखाई देती है। विच द सीज कुड नॉट कंटेन, और इतनी बड़ी, कैन यू इमेजिन। तो ये इतना ज़्यादा एग्जैजरेशन लगता है कि ये क्या इमेजिनेशन है, क्या विज़न है, क्या ऐसा रियल में हुआ होगा। मीन्स इतनी बड़ी वेल कि जो हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ऊपर हो, इतनी हाई। जितना कितना बड़ा सी होता है, देखिए आप, कितना बड़ा समुद्र होता है, और वो इतनी बड़ी वेल थी कि वो पूरे समुद्र, ओशन लिमिटलेस होता है। मीन्स लिमिटलेस से मतलब कितना बड़ा होता है। और वो वेल इतनी बड़ी थी, समुद्र से भी बड़ी थी, कि वो समुद्र के अंदर भी नहीं आ पाई। मीन्स समुद्र भी उसे क्या लगने लगा, छोटा लगने लगा। सो अब मे बी वॉट वॉज द रियलिटी, बट एवरी आर इट ग्रू बिगर एंड बिगर, सीज कुड नॉट कंटेन, और समुद्र भी मतलब सी भी उसे क्या नहीं रख सका, अपने अंदर समा नहीं सका, किसको, व्हेल को। वो इतनी बड़ी हो जाती है। एंड ऑन द बैक ऑफ द व्हेल द होली बुक्स वर सपोर्टेड, सेव्ड एंड कैरीड। और फिर उस व्हेल की बैक पर क्या रख दी जाती है, जो भी होली स्क्रिप्चर्स होते हैं उनको रख दिया जाता है। वो उनको सपोर्ट करती है, उनको बचाती है और उनको लेकर चली जाती है। Having launched on the first avatar, it was inevitable that he should go on to the next. अब उनका ये लॉन्च हुआ था, फर्स्ट अवतार ये था उनका, फर्स्ट अवतार फिश का। और इसके बाद तो ये इनएविटेबल हो गया था, काफ़ी ज़रूरी हो गया था क्या, ही शुड गो ऑन, कि वो इस तरीके से और भी दूसरा अवतार ले। तो यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट इनकारनेशन की बात कर दी मुन्नी ने, अब वो फिर दूसरे अवतार की बात कर रही हैं। अब वाइल्ड बॉयर, और दूसरा जो सेकंड उन्होंने फिर इनकारनेशन लिया, विष्णु ने दूसरा जो अवतार लिया था वो एक वाइल्ड बॉयर का लिया था। बॉयर जो एक जिसे वराह बोलते हैं, ओके, वराह का उनका जो दूसरा अवतार था, एक पिग, जस्ट लाइक अ पिग, ऑन हुज टस्क, और उसकी टस्क पर। अब देखिए, जो बॉयर होता है उसकी तो टस्क नहीं होती, तो टस्क से मतलब यहाँ पर है नोज़, अपनी नोज़ पर या अपनी नोस्ट्रिल पर। द अर्थ वॉज लिफ्टेड, और पूरी अर्थ को उन्होंने क्या किया था, अपनी टस्क पर उन्होंने उठा लिया था। और क्यों उठाया था, इसके यहाँ भी आपने स्टोरी देखी होगी या सुनी होगी कि देयर वॉज अ सैटर्न, एक सैटर्न होता है, अब इससे एक शैतान होता है, एक राक्षस होता है। और वो उसने क्या किया था, अर्थ को किडनैप कर लिया था, पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी माता जिसे हम बोलते हैं, तो उसने पृथ्वी को किडनैप कर लिया था और उसे ले जाकर कहाँ छिपा दिया था, अंडरवर्ल्ड में, पाताल में छिपा दिया था, समुद्र के बिल्कुल नीचे जाकर उसको बॉटम में छिपा दिया था, किसको, अर्थ को। और जब वो इस तरीके से छिप गई थी तो चारों तरफ देखिए क्या हुआ होगा। तब विष्णु ने दूसरा अवतार लिया था, वराह, वराह बोलते हैं जिसे, एक बॉयर का। ओके, ये था हमारा, कहाँ थे हम, वेयर, कौन सी लाइन थी हमारी, एक वाइल्ड बॉयर का। तब उन्होंने एक अवतार लिया था और उन्होंने क्या किया था, वो समुद्र के अंदर जाते हैं और अपनी नोज़ पर या नोस्ट्रिल पर या टस्क पर क्या करते हैं, उस अर्थ को लेते हैं और बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक पिक्चर भी देखी होगी आपने, इस तरीके की वराह की पिक्चर, कि किस तरह से उन्होंने अर्थ को बचाया था। तो ये दूसरी स्टोरी है विष्णु के बारे में, जिसे मुन्नी यहाँ पर बता रही हैं। और क्योंकि ये इंडियन स्टोरीज़ हैं तो इसलिए रीडर्स इनको ईजिली समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन आए वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में आपका, तो कुछ बच्चों के शॉर्ट में आते हैं, कुछ के वेरी शॉर्ट में आते हैं, तो आपका जो सिलेबस है वेरी शॉर्ट का है। अगर आप टेक्स्ट पढ़ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं।
अदरवाइज़ आप कितनी भी नोट्स बना लीजिए, कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ी है तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी फिर क्वेश्चंस का आंसर देने की। चलिए फिर आगे चलते हैं जल्दी से, बस हम अब एंड पर आने वाले हैं। हमारा फिर मिस हो गया है, हम यहाँ इस सेकंड इनकार्नेशन की बात कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अ वाइल्ड बॉय ऑन हुज टस्क द अर्थ वॉज लिफ्टेड, और अर्थ को उन्होंने अपनी टस्क पर उठा लिया था। व्हेन अ विशियस कहते हैं जो बैड होता है पर्सन, शैतान या समथिंग लाइक दैट, जो इल नेचर्ड होता है, कॉन्करर ऑफ द अर्थ। ओके, तो यहाँ पर एक जो राक्षस था, और राक्षस इस वे में, क्योंकि जो विशियस वर्ड आया है वो बुरे लोगों के लिए आता है, और उसने क्या किया था, उसने पूरी अर्थ को जीत लिया था, कॉन्करर था वो, सक्सेस उसे मिल गई थी, कैरीड इट ऑफ। उसके बाद जब उसने पूरी अर्थ पर अपनी सक्सेस गेन कर ली, वो जीत गया, तो उसने क्या किया, वो अर्थ को लेकर कहाँ चला गया था, और हिड इट एट द बॉटम ऑफ द सी, और फिर उसने समुद्र के बॉटम में उसके पूरी तरह से उसे छिपा दिया था उसकी बॉटम में। आफ्टर डिस्क्राइबिंग दिस अवतार मुन्नी कंक्लूडेड, अब मुन्नी ने ये अच्छे तरीके से इनकारनेशन को भी डिस्क्राइब कर दिया। गॉड विल ऑलवेज सेव अस वेन एवर वी आर ट्रबल्ड बाई इविल बींग्स, और पता है गॉड हमें हमेशा बचाएगा, हमेशा हमारी रक्षा करेगा, जब भी कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी बुरे लोग हमें क्या करेंगे, ट्रबल करेंगे, तो गॉड आएगा और वो हमारी ऐसे ही रक्षा करेगा, किसी न किसी रूप में वो हमारी रक्षा जरूर करेगा। वेन वी वर यंग वी स्टेज्ड एट फुल मून, और जब पता है मैं ना यंग था, मीन्स हम यंग थे, तो हम क्या किया करते थे इस स्टेज पर, ये सारी जो भी ये स्टोरीज़ हैं इनको हम परफॉर्म किया करते थे स्टेज पर। कब, जब फुल मून में, जब चांदनी रात होती थी। द स्टोरी ऑफ द अवतार, तो इन्हीं ये स्टोरी जो अवतार की है, हम सब स्टेज पर डिफरेंट रोल्स सबको मिले हुए होते थे, जैसे रामलीला देखते हैं आप, तो स्टेज पर हम परफॉर्म किया करते थे। दैट्स हाउ आई नो द स्टोरीज़, और इसीलिए मुझे इन सारी स्टोरीज़ के बारे में पता है, क्योंकि मैंने ये सुनी थी, पढ़ी तो नहीं थी उन्होंने, क्योंकि वो स्कूलिंग नहीं की थी उन्होंने, तो उनको ये बताया था, उन्होंने ये स्टोरी सुनी थी, और उनको बचपन में वो क्या किया करते थे, या जब वो यंग थे, इनको स्टेज पर परफॉर्म किया करते थे मून लाइट में, और इसलिए आज तक उनको वो स्टोरीज़ याद हैं। वी प्लेड दैम ऑल नाइट, पूरी रात वो क्या करते थे, उनको परफॉर्म करते थे, अंटिल द सन रोज, जब तक सुबह नहीं हो जाती थी, जब तक सूरज नहीं निकल जाता था। एंड समटाइम्स द यूरोपियन कलेक्टर वुड कम टू वॉच, यहाँ तक कि वो इतनी अच्छी स्टोरीज होती थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता था, या कह सकते हैं कि वो परफॉर्मेंसेस इतने पॉपुलर होते थे कि दूर दूर से लोग उनको देखने आते थे, यहाँ तक कि यूरोपियन जो कलेक्टर था, ओके, यूरोपियन तक उनको देखने के लिए आता था। ब्रिंगिंग हिज ओन चेयर, अब देखिए वो गांव था, तो उस गांव में चेयर वगैरह तो होती नहीं थी, सब किस पर बैठते थे, फ्लोर पर बैठते थे, और इसीलिए वो यूरोपियन क्या करता था, अपने साथ अपनी खुद की चेयर लेकर आता था, ताकि वो बैठ सके और उन परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सके। मुझे अब तक याद है कि वो अपने साथ एक चेयर भी लेकर आता था। आई हैड अ गुड वॉइस, और पता है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। एंड सो दे ऑलवेज टॉट मी सॉन्ग्स, इसीलिए वो हमेशा जब भी मुझसे रोल करवाते थे ना, तो वो किसका करवाते थे, सिंगर का। मेरी आवाज़ अच्छी थी, तो इसीलिए मैं क्या करता था, वो हमेशा क्या करते थे, सॉन्ग्स सुनाते थे। मीन्स उनकी आवाज़ अच्छी होने के कारण वो हमेशा क्या करते थे, उनको सॉन्ग्स गाने के लिए देते थे। एंड गेव मी द वीमेंस रोल, और क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी थी, तो इसलिए उनको हमेशा रोल किसका दिया जाता था, वीमन का रोल, जो कैरेक्टर होता है वीमन का, वो उनको दिया जाता था। जैसे कि रामलीला में जो वीमन के कैरेक्टर होते हैं, और उनको आपने देखा होगा जनरली उनको बॉयज़ ही प्ले करते हैं, और यहाँ पर भी यही दिखाया गया है, यही बता रही हैं मुन्नी कि उस टाइम में गर्ल्स रोल प्ले नहीं करती थी, गर्ल्स स्टेज पर परफॉर्म नहीं करती थी, बॉयज़ किया करते थे। और वही जो भी वीमन कैरेक्टर होते थे होली स्टोरीज़ में, होली स्क्रिप्चर्स में, जैसे सरस्वती होती थी, पार्वती होती थी, सीता होती थी, या फिर लक्ष्मी होती थी, तो इस तरह की रोल्स वीमेन जो भी कैरेक्टर्स होते थे उनको बॉयज़ या यूथ ही प्ले किया करते थे। और यहाँ पर मुन्नी एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मुन्नी को कौन सा रोल दिया जाता था, या मुन्नी कौन सा रोल प्ले करते थे व्हेन ही वाज यंग।
तो मुन्नी किसका रोल प्ले करते थे? वीमन का रोल प्ले करते थे। आई वॉज ऑलवेज गोडेस लक्ष्मी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा वो वीमन कैरेक्टर में जो भी उनको रोल मिलता था वो लक्ष्मी का रोल मिलता था। जो गोडेस लक्ष्मी है, विष्णु की, जिनको लाइफ पार्टनर मीन्स विष्णु की वाइफ उनको कहा गया है, तो उनका रोल उनको मिलता था। और लक्ष्मी को गॉडेस माना गया है किसकी? वेल्थ की, रिचनेस की, प्रोस्पेरिटी की। एंड दे ड्रेस्ड मी, देखिए वो लक्ष्मी का रोल किया करते थे और आज उनकी हालत क्या है। एंड दे ड्रेस्ड मी इन अ ब्रोकेड साड़ी। अब वो लक्ष्मी का रोल करते थे तो डेफिनेटली वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे? वो साड़ी पहनेंगे। और वो साड़ी, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी एक गॉडेस उनको एज्यूम किया जाता है किसकी? प्रोस्पेरिटी की, वेल्थ की, रिचनेस की। और इसीलिए उनको जो एक साड़ी दी जाती थी वो ब्रोकेड की होती थी, मीन जरी की साड़ी होती थी, काफ़ी कॉस्टली साड़ी होती थी ये। लोन्ड फ्रॉम द बिग हाउस, और ये साड़ी वो कहाँ से लेकर आते थे, कहाँ से उनको दी जाती थी लोन? बिग हाउस में से। ओके, बिग हाउस में से हमेशा वो साड़ी लाकर उनको पहनाई जाती थी। मुन्नी अपनी ही यादों में खोए हुए हैं, अपनी ही फ्लैशबैक में जा रही हैं, पास्ट की मेमोरीज याद कर रही हैं कि क्या क्या होता था, और इसके थ्रू हमें पता भी चल रहा है मुन्नी के बारे में सब कुछ। अब फॉरेनर, वो जब वो कहते हैं बिग हाउस इस तरीके से, तो फिर फॉरेनर को लगता है कि वो ना उनको ज़रूर एक बड़ा आदमी मान रहे हैं। जब वो बिग हाउस की बात करते हैं तो फॉरेनर फिर कहते हैं आई रिपीट आई एम नॉट अ मिलेनियर। नहीं नहीं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत पैसे वाला नहीं हूँ, मैं लखपति नहीं हूँ। बल्कि वो भी, उन्होंने ऊपर भी कहा था ना कि मेरा तो छोटा सा बिजनेस है। अवर्स इज़ अ मोडेस्ट बिजनेस, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। आफ्टर ऑल वी कांट अफोर्ड टू बाई मोर देन 60 मिनट्स। और मेरा इसलिए छोटा बिजनेस मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो टीवी पर प्रोग्राम होता है ना, टाइम इन अ मंथ, मैं क्या नहीं परचेज कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट्स का ही हम प्रोग्राम अफोर्ड कर सकते हैं। विच वर्क्स आउट टू 2 मिनट्स आ डे, जो एक दिन में आप कह सकते हो कि 2 मिनट का। दैट्स ऑल, ऑल्दो इन द कोर्स ऑफ टाइम वील मे बी स्पॉन्सर आ 1 आवर शो रेगुलरली। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा और हमारा अच्छे तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे तो हम स्पॉन्सर कर सकते हैं कम से कम कितने आर के शो को, 1 घंटे का शो कम से कम हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी ग्रोथ क्या है, हमारी प्रोग्रेस क्या है, हमारा वर्क कैसा है। रेगुलरली इफ़ अवर सेल्स ग्राफ कंटिन्यूज टू गो अप, अगर हमारी सेल्स का जो ग्राफ है वो ऊपर जाता है तो जैसे जैसे हमारी सेल्स का ग्राफ हायर होता चला जाता है तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने शो को स्पॉन्सर कर सकते हैं 1 आवर के लिए, वो भी रेगुलरली। लेकिन मुन्नी अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं अभी भी। अब वो फ्लैशबैक में चले गए हैं, पहले वो इनकारनेशन की बात कर रहे थे, अब उनको याद आता है कि कैसे वो स्टेज पर परफॉर्म किया करते थे। और अब वो स्टेज पर फ्लैशबैक में पास्ट में चले जाते हैं और स्टेज की जो भी उनकी मेमोरीज होती हैं उसको रिकलेक्ट कर रही हैं। मुन्नी वॉज इंटॉक्सिकेटेड बाय द मेमोरी ऑफ हिज थिएट्रिकल डेज। ओके, जो थिएटर में या जो स्टेज पर वो रोल परफॉर्म किया करते थे वो उनकी मेमोरी में पूरी तरह से डूब चुके हैं, इंटॉक्सिकेटेड, पूरा नशा चढ़ चुका है उनको। किसका? जो वो ब्यूटीफुल स्वीट मेमोरीज थी उनके थिएट्रिकल डेज की, जो वो थिएटर में परफॉर्म किया करते थे। एंड वॉज अबाउट टू एक्सप्लेन हाउ ही हैड पेंटेड हिज फेस, वो तो और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले थे डिटेल में कि हाउ ही हैड पेंटेड हिज फेस, मीन्स ही वॉज अबाउट टू, ओके, सब कुछ उन्हें याद आता चला जाता है कि क्योंकि वो किसका रोल प्ले करते थे, एक वुमन का, लक्ष्मी का। तो वो याद करते हैं कि किस तरीके से उनके फेस को क्या किया जाता था, पेंट किया जाता था। पेंट से मतलब मेकअप से है, कभी आप सोचिए पेंट वैसा किया जाता था तो उनके फेस को किस तरीके से उनके फेस पर मेकअप किया जाता था। एंड वोन अ विग, फिर उनको विग पहनाया जाता था। तो उनको विग क्यों पहनाया जाता था? क्योंकि जो वीमन होती हैं, आई मीन जो गॉडेस थी, उनके लॉन्ग हेयर होते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते थे, जो बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, लॉन्ग हेयर का, उनको विग लगाया जाता था, उनका फेस पर मेकअप किया जाता था ताकि उनका फेस कैसा लगे, एक फीमेल की तरह, एक वुमन की तरह लगे, सुंदर लगे वो, और उनके लंबे बाल हों। एंड डायमंड ईयररिंग्स, और उनको डायमंड की ईयररिंग्स पहनाई जाती थी। व्हेन द विजिटर फीलिंग दैट ही हैड
स्पेंट टू मच टाइम ऑलरेडी सैड। तो वो तो काफ़ी कुछ बताने वाले थे अपने मेकअप के बारे में, अपने विग के बारे में, अपनी ईयररिंग्स के बारे में, लेकिन तभी जो विजिटर्स होता है उसको लगता है कि वो वहाँ पर काफ़ी टाइम दे चुका है, उसको रियलाइज़ होता है कि काफ़ी टाइम हो चुका मुझे यहाँ पर, तो वो फ़ौरन उनको फिर इंटरप्ट करते हैं। टेल मी प्लीज़, अब तुम मुझे बताओ, विल यू एक्सेप्ट 100 रुपीज़ और नॉट फॉर दिस हॉर्स। मुझे बताओ कि 100 रुपीज़ काफ़ी होंगे, क्या तुम ये मुझे 100 रुपये में हॉर्स दे सकते हो। देखिए जो इतना प्रीशियस, इतना एंटीक पीस है पूरे विलेज का, उसके लिए कितना एक्साइट हो रहे हैं वो फॉरेनर, और जिसकी वैल्यू नहीं पता विलेजर्स को, वो उसके कितने देने वाले हैं, 100 रुपीज़। और आपको, आप 100 रुपीज़ की क्या वैल्यू है आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि मुन्नी पर उधार है शॉपकीपर का, और कितने रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, 5.25 रुपये का। कैन यू इमेजिन। तो अब आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि 100 रुपीज़ कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मुन्नी के लिए। 5.25 रुपये, अगर उस टाइम उनके पास 5.25 रुपये होते तो शॉपकीपर उनकी सबके सामने इतनी इंसल्ट नहीं करता, उनको उधार देने से मना नहीं करता, उनको अपनी इच्छा को मारना नहीं पड़ता, उनको घर खाली हाथ नहीं जाना पड़ता बिना सामान ले जाए, और आज उनको पूरे दिन उपवास नहीं रखना पड़ता, उनको पूरे दिन भूखा नहीं रहना पड़ता। इट ऑल हैपन्ड ओनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ 5.25 रुपये। अगर उनके पास होते तो क्या कीमत है 5.25 रुपये की, ये किससे पूछो, मुन्नी से। और आज उनको क्या मिल रहे हैं, उनको अमेरिकन क्या दे रहे हैं, 100 रुपीज़। तो सोचिए कि 100 रुपये में तो वो क्या ही कर सकते हैं। और शॉपकीपर, सबसे पहले तो वो उसके देंगे ना पैसे जाकर, और सारा सामान घर पर लेकर आएंगे। सो टेल मी, तो तुम्हारे लिए सफिशिएंट होंगे, तुम मुझे फिर दे रहे हो ये घोड़ा कितने में, 100 रुपीज़ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है कि अमेरिकन ने कितने रुपीज़ उसको दिए उस हॉर्स के लिए। आई वुड लव टू टेक द विस्कर्ड सोल्जर। देखो मैं इस ना वॉरियर को, जो इसके साथ ही सोल्जर है ना, विस्कर्ड जो सोल्जर है, तो मैं इसे भी अपने साथ ले चलता। और विस्कर्ड से मतलब यहाँ पर जो उसकी मूछें हैं, जो ये मूछे वाला इसके साथ सोल्जर खड़ा है ना, मैं इसको भी लेकर चलता। बट आई हैव नो स्पेस फॉर हिम दिस ईयर। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे पसंद ये भी है और मैं इसको ही छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस साल देखो मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि वो उसको कैसे लेकर जाएंगे, वो तो इतना बड़ा हॉर्स है ना पूरा, तो वो एक ही चीज़ ले जा सकते हैं। तो इसे नेक्स्ट ईयर के लिए देखता हूँ, इसलिए मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है तो मैं इसे नहीं ले जा सकता। अगर उनके पास स्पेस होता ना तो अमेरिकन दोनों को उठाकर ले जाते, हॉर्स को भी और उस विस्कर्ड सोल्जर को भी, उस मूंछों वाले वॉरियर को भी वो उठाकर ले जाते। थैंक्स गॉड कि उनके पास क्या नहीं था, स्पेस नहीं था। आई हैव टू कैंसिल माई एयर टिकट। और मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मेरे जो टिकट्स हैं, कहाँ के टिकट हैं उनके, एयर के। एयर टिकट से मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि वो एरोप्लेन से जाने वाले हैं, तो जो उनके फ़्लाइट के टिकट्स हैं उनको, उन्हें क्या कराना पड़ेगा, मुझे कैंसिल कराना पड़ेगा। एंड टेक अ बोट होम। और मुझे किस में जाना पड़ेगा, बोट में जाना पड़ेगा। मीन्स मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको ले जा सकूं। तो अब वो देखिए, वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि बोट में जाने के लिए तैयार हैं अपने घर, लेकिन उसको नहीं छोड़ना। आई सपोज़, मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपने एयर टिकट को कैंसिल कराना पड़ेगा। सो अमेरिकन तैयार होते हैं यहाँ पर अपनी फ़्लाइट की टिकट कैंसिल कराने के लिए, सिर्फ उस स्टेचू के लिए। रूथ कैन गो बाई एयर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वाइफ रूथ जा सकती है किससे, फ़्लाइट से। लेकिन अगर वो चाहे तो, ओके, इफ़ शी लाइक्स, बट आई विल गो विद द हॉर्स। लेकिन मुझे तो हॉर्स के साथ जाना पड़ेगा बोट में। एंड कीप हिम इन माई केबिन। और मैं इसे अपने साथ ही रखूँगा, किस में, केबिन में। तो वो कितना ज़्यादा प्रीशियस उनके लिए है, कितना वो उसके साथ उनका एक बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो हॉर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो चाहते हैं कि जल्दी से मैं पैसे दूँ और बस इसे अपने साथ ले जाऊँ। बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे हैं वो उस हॉर्स के लिए, उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैं इसके 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी मीन्स इसकी कॉस्ट है। कीप हिम इन बाई केबिन। और मैं क्या करूँगा, ऑल द वे, पूरे पूरे टाइम, पूरे रास्ते मैं इस हॉर्स को अपने साथ ही केबिन में रखूँगा, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हुआ तो, पूरे रास्ते। एंड ही स्माइल्ड एट द पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ
और फिर वो इमेजिन करते हैं अपनी पिक्चर को कि किस तरह से वो केबिन में बैठे हैं। पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ वॉइसिंग अक्रॉस द सीज हगिंग दिस हॉर्स। तो ये इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर होती है जिसे वो इमेजिन कर रहे हैं अमेरिकन की, जब वो बोट में बैठकर अपनी केबिन में उस हॉर्स के साथ जाएंगे। समुद्री वॉइजिंग कहते हैं, समुद्री की जब वो यात्रा करेंगे। सो वो इमेजिन कर सकते हैं अपनी उस पिक्चर को जिसमें वो उन्होंने क्या किया हुआ है, हॉर्स को हग किया हुआ है, मीन्स उसके गले लगे हुए हैं हॉर्स के अपने केबिन में। और इस पिक्चर को वो इमेजिन कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ये सोचकर कि किस तरीके से वो उसे लेकर जाएंगे। He added, I will have to pad it with straw so that it doesn't break. मैं क्या करूँगा, मैं ना इस हॉर्स को पैडेड कर दूंगा, मीन्स मैं इसे स्ट्रो से, जो तिनके होते हैं और तिनकों से मैं इसे क्या करूँगा, इतना ज़्यादा मैं इसे कवर कर दूंगा, पैड बना दूंगा एक तरीके की, ताकि ये क्या ना हो जाए, इस पर स्क्रैचेस ना आए, कहीं रास्ते में टूट ना जाए। तो वो सब कुछ प्लान कर चुके हैं मिनटों में ही कि मैं इतने अच्छे तरीके से इसको सिक्योर्ड कर दूंगा या प्रोटेक्ट करूंगा ताकि मैं इसको ईजिली यूएस से ले जा सकूं। फिर वो वही कंटिन्यू रखते हैं, मुन्नी मुन्नी तो वही खोए हुए हैं इनकारनेशन में। अब वो फिर स्टेज पर, अब वो देखिए फिर किसकी बात कर रही हैं यहाँ पर, व्हेन वी प्लेड रामायणा, जब हम ना का रामायण को प्ले किया करते थे स्टेज पर, अब वो रामायण पर आ चुके हैं। दे ड्रेस्ड मी एज सीता। ओके, वो तो वो किसका रोल करते थे, पहले उन्होंने बताया कि वो लक्ष्मी का रोल करते थे। अब वो फिर याद कर रही हैं कि किस तरीके से वो वीमन रोल को प्ले किया करते थे और किसका रोल दिया जाता था अब उन्हें, सीता का। एडिड मुन्नी, और जब हम रामायण परफॉर्म करते थे तो फिर मुझे सीता की तरह ड्रेसअप होना पड़ता था। A teacher came and taught us the songs for the drama. एक टीचर आया करते थे और हमें जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सिखाया करते थे, किसके लिए, ड्रामा के लिए। एंड वी गेव हिम 50 रुपीज़, और पता है हम उन्हें 50 रुपीज़ देते थे, किस बात के लिए, ताकि वो हमें सॉन्ग्स सिखाएं और फिर हम उनको क्या करें, स्टेज पर परफॉर्म करें। तो वो सब मिलकर उनको 50 रुपीज़ देते थे। ही इनकारनेटेड हिमसेल्फ एज राम, और वो क्या करते थे, ही इनकारनेटेड, तो यहाँ पर अब ही से मतलब लॉर्ड विष्णु, और वो क्या करते थे, मुन्नी वो राम का रूप लेते थे। एंड ही अलोन कुड डेस्ट्रॉय रावणा, तो यहाँ पर देखिए विष्णु भी है, जो विष्णु है उन्होंने किसका इनकारनेशन लिया था, राम का लिया था। एंड ही अलोन, और सिर्फ वही थे। ओके, ही से मतलब यहाँ पर विष्णु इनकारनेटेड हिमसेल्फ एज राम। और तुम्हें पता है राम कौन थे, ये विष्णु ही थे जिन्होंने राम का अवतार लिया था। एंड ही अलोन कुड डेस्ट्रॉय रावणा, और सिर्फ वही मार सकते थे किसको, रावणा को। तो अब यहाँ पर मुन्नी जो रोल प्ले करते थे, लक्ष्मी का करते थे, सीता का करते थे, तो ये यहाँ पर विष्णु के लिए है कि विष्णु राम का इनकारनेशन, मीन्स विष्णु ही राम के अवतार थे और सिर्फ वही रावणा को मार सकते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे। द डैम विद 10 हेड्स, और वो क्या था, वो एक राक्षस था और जिसके कितने सिर थे, 10 हेड्स थे। हु शुक ऑल द वर्ल्ड, उसने ना अपने 10 सिरों से इस पूरे वर्ल्ड को क्या करा हुआ था, हिलाया हुआ था, मीन्स सब परेशान थे उससे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रामायणा, तुम्हें पता है स्टोरी, रामायण की स्टोरी तुम्हें पता है। अब वो रामायण पर यहाँ हैंग हो जाते हैं और पूछते हैं अमेरिकन से कि तुम्हें पता है रामायण की स्टोरी क्या है। डू यू नो महाभारत, अच्छा तुम्हें महाभारत के बारे में पता है, तुमने महाभारत की कहानी या कहा कि तुम्हें महाभारत की स्टोरी पता है। कृष्णा, मैं तुम्हें बताता हूँ कृष्णा। ओके, अब यहाँ पर रामायण में वो राम रावणा की बात कर रहे हैं, अब वो आ जाते हैं महाभारत पर। तो कितने ज़्यादा मुन्नी को स्टोरीज पता है, क्योंकि ग्रैंड हैं, आई मीन ओल्ड हैं, तो उनको इतनी रिलीजियस नॉलेज है, सब उनको याद है, सब पता है। इन स्पाइट ऑफ दैट ही नेवर वेंट टू द स्कूल, कि कभी वो स्कूल ही नहीं गए। इन स्पाइट ऑफ दैट, ओके, इसके बाद भी उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज है इन सब बातों के बारे में जो आर के नारायण शो कर रही हैं कि स्कूलिंग एजुकेशन ना होने के बाद भी उनको सब कुछ पता है, एटलीस्ट अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में, और तमिल में बता रही हैं वो। कृष्णा वॉज द 8th अवतार ऑफ विष्णु, और कृष्णा थे ना, ये
8 अवतार, फर्स्ट वन उन्होंने बताए थे, सेकंड वन बताए थे, यहाँ पर रामा का भी अवतार उन्होंने विष्णु को बताया और बता रहे हैं कि जो कृष्ण थे और कोई नहीं थे बल्कि कौन थे, विष्णु के ही अवतार थे। विष्णु ने 8वां अवतार लिया था जिनका नाम क्या था, कृष्णा। और क्यों लिया था उन्होंने ये इनकारनेशन, इनकारनेटेड टू हेल्प द 5 ब्रदर्स रीगेन देयर किंगडम। तो ये 5 ब्रदर्स कौन है, पांडव। और उन्होंने ये इनकारनेशन लिया था 5 ब्रदर्स मीन्स जो पांडव थे उनकी हेल्प करने के लिए। और उनकी क्या हेल्प उनको करनी थी, रिगेन देयर किंगडम, क्योंकि उनको अपना राज्य वापस लेना था, ओके, रिगेन करना था। तो ये महाभारत की स्टोरी है पूरी, जिसमें पांडवों को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए विष्णु ने क्या किया था, कृष्णा का अवतार लिया था और ये उनका 8वां अवतार था, राइट। वेन कृष्णा वॉज अ बेबी, और पता है महाभारत कृष्ण की क्या स्टोरी है, जब कृष्णा एक छोटे से बच्चे थे, ही डांस्ड ऑन द 1000 हुडेड गेंट सरपेंट, और 1000, और हुडेड कहते हैं जो फन वाला होता है। तो तुम्हें पता है कि जब कृष्णा एक छोटे बच्चे थे तो क्या हुआ था, कृष्णा ने किसके किसके सरपेंट, जो एक नाग था, और कितने फन थे उसके, हजार फन थे उस नाग के, सरपेंट के। तो उसके ऊपर उन्होंने डांस किया था कृष्णा ने जब वो एक छोटे से बच्चे थे। एंड ट्रैम्प एंड ट्रैम्पल्ड इट टू डेथ, और उसे डांस करते करते, किस पर डांस कर रहे थे, वो उनके हुड पर डांस कर रहे थे। तो कृष्ण ने क्या किया, एज अ बेबी उन्होंने डांस करते करते ही उसे मार डाला। कैसे मार डाला, ट्रैम्पल कहते हैं क्रश कर देना, कुचल कर मार डाला, उसके फनों को इतनी बुरी तरीके से कुचल दिया, इट टू डेथ, कि वो पूरी तरह से उनको, जिसे कहते हैं ना कि मीन्स देखो मारा तो नहीं था, बाद में छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर है इट टू डेथ, बिल्कुल उनको मरने की हालत जैसा कर दिया था जब वो एक छोटे बच्चे थे। एंड देन ही सकल्ड द ब्रेस्ट्स ऑफ द डैमनस, और यहाँ पर जो डैमनस हैं वो दूसरी जो राक्षसनी थी उनके बारे में बात हो रही है, पूतना के बारे में यहाँ पर जिक्र है। कृष्णा ने पूतना को भी मारा था और क्या किया था, ही सकल्ड द ब्रेस्ट, ओके, और उनको शक किया था, और शक करते करते उन्होंने उनकी ब्रेस्ट को शक करते करते उन्होंने क्या किया था, उनकी लाइफ को शक करने लगे थे। एंड लेफ्ट देम फ्लैट एज अ डिस्क, दो व्हेन शी केम टू हिम हर बोज़म वर लार्ज। तो जब वो उनके पास आई थी उसकी बोज़म काफ़ी लार्ज थी, लेकिन जब वो गई तो उनको इतनी बुरी हालत उनकी कर दी थी सकिंग कर कर कि वो बिल्कुल फ्लैट हो गई थी एक डिस्क की तरह। और ये किया था कृष्णा ने पूतना के साथ, आप जानते हो पूरी स्टोरी। लाइक माउंट्स ऑफ अर्थ ऑन द बैंक्स ऑफ अ डग अप कैनल, और वो कंपेयर कर रही हैं यहाँ पर एक डग अप कैनल, जैसे कैनल होती है, एक नहर होती है, और जब उसे डिग आउट किया जाता है, डिग अप किया जाता है पूरी तरह से, जैसे उसकी खुदाई कर दी जाती है, तो जो अर्थ होती है मीन्स जो मिट्टी होती है वो जिस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से उन्होंने कंपेयर की है पूतना की, कि उसकी जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो वो इस तरह से आई थी, लेकिन जब वो गई तो एक डिस्क की तरह फ्लैट थी, राइट। ही इंडिकेटेड 2 माउंट्स, और जब वो इस तरीके से बता रहे थे उनके 2 माउंट्स के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया। द स्ट्रेंजर अमेरिकन ही वॉज कम्प्लीटली मिस्टिफाइड बाई द गेस्चर। अब स्ट्रेंजर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, किसके बारे में बता रही हैं, हाथों से क्या इशारा कर रही हैं, क्योंकि वो सामने वाली अर्थ के बारे में इशारा कर रहे थे बताने के लिए पूतना के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिकन ने क्या कहा, ही सेड, आई रियली वंडर वॉट यू आर सेइंग बिकॉज योर आंसर इज क्रूशियल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या बता रहे हो, कि तुम्हारे जो आंसर्स हैं, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ और तुम जो मुझे आंसर दे रहे हो वो पूरी तरह से मेरे लिए क्या है, क्रूशियल है, मेरी अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल बाहर हैं, ओके, मेरे सिर के ऊपर को जा रही हैं, वो मेरे लिए समझना मुश्किल है। वी हैव कम टू द पॉइंट व्हेन वी शुड बी रेडी टू टॉक बिजनेस, और मुझे लगता है कि हम ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जब हमें किसके बारे में बात करनी चाहिए, बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या आंसर दे रहे हो। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर आंसर्स। और हमें बिल्कुल एक बिजनेस मैन की तरह हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ एक पॉइंट पर, कम टू द पॉइंट, ओके, हमें सिर्फ किसकी बातें करनी चाहिए, बिजनेस की बातें करनी
चाहिए। और बिजनेस क्या है? अमेरिकन सिर्फ किसकी बात करना चाहते हैं? उस हॉर्स के बारे में कि तुम जल्दी से पैसे लो और मुझे ये हॉर्स बेच दो। When the 10th अवतार comes, अब देखिए वो इरिटेट हो रही है, नहीं हो रही है, वो क्या चाह रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुन्नी को। वो तो अपनी ही पूरी पूरी फ्लैशबैक में जा चुके हैं, अपनी ही यादों में खोए हुए हैं। और अब अभी तो वो और सारे इनकारनेशन वन बाय वन बताएंगे। पहले उन्होंने फिश का बताया, फिर उन्होंने वराह का बताया, फिर उन्होंने राम के बारे में बताया रामायणा में, फिर महाभारत में कृष्णा के बारे में बताया। और अब देखिए अब वो किस किस इनकारनेशन पर पहुंच चुके हैं, किस अवतार पर आ चुके हैं? 10th वन पर। वेन द 10th अवतार कम्स, और जब ना उनका 10वां अवतार आएगा, कम्स, ओके, डू यू नो वेयर यू एंड आई विल बी? तुम्हें पता है तुम और हम कहाँ होंगे? तुम कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे? मीन्स न जाने तुम और हम कहाँ होंगे उस टाइम जब उनका 10th अवतार आएगा। सो अब यहाँ पर वो 10th इनकारनेशन की बात कर रहे हैं और अमेरिकन को इतनी ज़्यादा वो स्टैचू देखकर इतना ओवरहेल्म्ड हो रही है कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेंड मी अ हैंड, तुम ऐसे करो, तुम मुझे अपना हाथ दो। एंड आई कैन लिफ्ट ऑफ द हॉर्स फ्रॉम इट्स पेडिस्ट्रल, और मैं इसे क्या करता हूँ, अब वो देखो बिना कुछ पूछे करे वो जल्दी से सोचते हैं कि बस 100 रुपीज़ दो और मैं जल्दी से इसे उठाकर ले जाता हूँ। आई कैन लिफ्ट ऑफ द हॉर्स, और मैं इस हॉर्स को उठा लेता हूँ कहाँ से? इसके पेडिस्ट्रल से। जिस पर वो खड़ा रहता है ना, तो उसे पेडिस्ट्रल बोलते हैं, जिस पर हॉर्स को अच्छी तरीके से फिक्स किया हुआ था। तो वो सीमेंट से फिक्स किया हुआ होता है। आफ्टर पिकिंग आउट द सीमेंट एट द जॉइंट, और जो जॉइंट हैं इसके सीमेंटेड हैं, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, इसको पिक कर लेता हूँ, इनसे उखाड़ लेता हूँ और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, हॉर्स को यहाँ से उठा लेकर चलता हूँ। और इसके लिए तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम भी मीन्स इस मामले में, इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करो। तो हम दोनों इसे यहाँ से हटा देते हैं। वी कैन डू एनीथिंग इफ़ वी हैव अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर सिर्फ हमारे पास एक बेस हो, किसका? अंडरस्टैंडिंग का। अगर हम एक दूसरे को समझें, तो वो बेस अगर हमारे पास हो एक दूसरे को समझने का, तो कोई भी काम हम कर सकते हैं, कोई भी काम इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट नहीं है। अमेरिकन मोटिवेट कर रहे हैं मुन्नी को, और अब देखते हैं क्या होता है, क्या उस विलेज से वो हॉर्स चला जाएगा। At this stage, the mutual mystification was complete. At this stage, the mutual mystification was complete. अब दोनों के बीच में जो एक मिस्ट्री क्रिएट हो चुकी थी और एक दूसरे की बातें जो समझ नहीं पा रहे थे, अब वो क्या हो चुकी, वो कंप्लीट हो चुकी थी। मीन्स उसका दी एंड हो चुका था। अब दोनों के बीच कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य कुछ नहीं रहा था, एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी। अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था इस बात से कि वे दोनों एक दूसरे की बात को समझ रही हैं, नहीं समझ रही हैं, क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच आ चुकी थी। एंड देयर वॉज नो नीड इवन टू कैरी ऑन अ गैसिंग गेम एट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और कोई फ़ायदा भी नहीं था। मीन्स अब वो इस बात का किसी भी तरह से कुछ गैस भी नहीं कर रहे थे कि सामने वाला क्या कह रहा है या उसकी बातों का क्या मीनिंग है, वो ये सब बंद हो चुका था। The old man chattered away in a spirit of balancing of the credits and debits of conversational exchange. तो जो कन्वर्सेशनल उनमें एक्सचेंज हो रहा था, वो जो बातें हो रही थी, उसमें क्रेडिट कितना था, डेबिट कितना था, इसका जो बैलेंस था वो पूरी तरह से ओल्ड मैन क्या कर चुके थे, चैटर अवे कर चुके थे। मीन्स उन्होंने पूरी तरह से वो जो भी एक क्रेडिट और डेबिट के बीच का जमा, आपने क्या किया, कितना उधार कितना जमा, सारा उन्होंने उस सिस्टम को क्या कर दिया था, सब कुछ उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बातें अलग कर रहे थे और अमेरिकन बातें अलग कर रहा था। तो जो कन्वर्सेशनल एक्सचेंज था वो पूरी तरह से उनका क्या हो चुका था, शैटर्ड हो चुका था। और यहाँ पे चैटर्ड हो चुका था उनकी बातों से। एंड सेट इन ऑर्डर टू बी ऑन द क्रेडिट साइड, और ऐसे लग रहा था कि इस टाइम ओल्ड मैन किसकी साइड थे, क्रेडिट साइड थे, क्योंकि वो जमा ज़्यादा कर रहे थे। ओ ऑनरेबल वन, आई होप गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद न्यूमरस प्रोजेनी। ओ ऑनरेबल वन, अब वो यहाँ पर देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको कि क्या वो कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं, और वो क्या पूछ रही हैं अब उनसे कि सर ऑनरेबल वन, आई होप, मुझे लगता है कि गॉड
ने तुम्हें अच्छे तरीके से क्या दिया होगा, बहुत ज़्यादा ब्लेस तुम्हें किया होगा, और किससे ब्लेस किया होगा, विद न्यूमरस प्रोजेनी। तो उनको लग रहा है कि मैं सब वो सीधा आ चुकी हैं बच्चों पर, कि आई थिंक कि भगवान की दया से तुम्हारे पास काफ़ी बच्चे होंगे तुम्हारे पास। आई से दिस बिकॉज यू सीम टू बी अ गुड मैन। देखो, मैं तुमसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत भले आदमी लगे, अच्छे लगे, विलिंग टू स्टे बिसाइड एन ओल्ड मैन। तुम इतने अच्छे हो कि जो एक बूढ़े आदमी के पास इस तरीके से मेरे साथ बैठ रहे हो, टॉक टू ही, मुझसे बात कर रहे हो। वाइल ऑल डे आई हैव नन टू टॉक, जबकि पूरे दिन मुझसे कोई बातें ही नहीं करता, लेकिन तुम मेरे पास बैठ भी रहे हो, बातें भी कर रहे हो, इतने अच्छी तरीके से मुझसे बोल रहे हो, तो तुम ज़रूर एक अच्छे आदमी हो। और क्योंकि तुम एक गुड मैन हो, तो गॉड ने तुम्हें ज़रूर क्या दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे दिए होंगे। आई हैव नन टू टॉक टू एक्सेप्ट वेन somebody stops by टू आस्क फॉर अ पीस ऑफ टोबैको। तो मुझसे कोई बात नहीं करता, बस जब किसी को मुझसे क्या चाहिए होता है, टोबैको चाहिए होता है, तंबाकू चाहिए होता है, तो ही मुझसे कोई बात करता है। बट आई सेल्डम हैव इट, लेकिन मेरे पास तो शायद ही तंबाकू हो। टोबैको इज़ नॉट वॉट इट यूज टू बी एट वन टाइम। तो अब तो मेरे पास टोबैको नहीं है, कभी हुआ करता था जब मेरे अच्छे दिन होते थे। वो देखिए, फिर वो क्या बातें करनी शुरू कर देते हैं। और अमेरिकन उनसे हेल्प चाह रहे थे उस हॉर्स को वहाँ से ले जाने में। एंड आई हैव गिवन अप च्यूइंग, और अब तो वैसे भी मैंने टबैको चबाना भी बंद कर दिया, अब तो मैंने सब छोड़ दिया। आई कैन नॉट अफोर्ड इट नाउ डेज, अब मैं अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता ना, अब मेरे पास पैसे ही नहीं है टबैको परचेज करने के लिए। नोटिंग द अदर्स इंटरेस्ट इन हिज स्पीच, क्योंकि उसको क्या लगता है ओल्ड मैन को, कि वो जो अमेरिकन है ना, वो उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, वो जो कह रहा है उसे अच्छा लग रहा है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, और बात करते हैं, और बातें करते हैं, और सब तरह की वो बातें करते हैं। अब वो आ जाते हैं अपनी टोबैको पर, ये सोचकर कि वो उनको अच्छा लग रहा है। मुन्नी फेल्ट एनकरेज्ड टू आस्क, और यही रीज़न होता है कि मुन्नी थोड़ा सा और एनकरेज्ड हो जाते हैं, और उनसे क्या पूछते हैं, उन्होंने पूछा था ना कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे बच्चे होंगे, ढेर सारे बच्चे तुम्हारे पास होंगे। तो अब वो उनसे पूछते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव यू, तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं, विद अप्रोप्रिएट गेस्चर्स विद हिज हैंड्स, और अपने हाथों से, क्योंकि वो इशारा करते हैं, गेस्चर देते हैं, तो इनसे कि कितने हैं तुम्हारे पास। रियलाइजिंग दैट अ क्वेश्चन वॉज बींग आस्क्ड, द रेड मैन रिप्लाइड, और वो रेड मैन, वो अमेरिकन समझ जाते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो सोचते हैं कि शायद ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्योंकि वो जिस तरह से हाथों से इशारा करते हैं कि तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं, तो अमेरिकन को लगता है कि वो पूछ रही हैं, तुम हॉर्स के मुझे कितने पैसे दोगे, हाथों से इशारा कर कर। तो वो कहते हैं, आई सेड 100, मैंने कहा ना 100। तो अब देखिए, वो पूछ रहे हैं तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं, और वो बता रहे हैं कि मेरे पास 100 बच्चे हैं, जबकि उनका मीनिंग क्या है कहने का, कि मैं इस हॉर्स के 100 दूंगा। तो 100, 100, विच एनकरेज्ड मुन्नी टू गो इनटू डिटेल्स। तो मुन्नी को लगा कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर उन्हें मिल गया, हालांकि वो समझ नहीं पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ तो दिया है उसका आंसर, उनके पास बच्चे हैं। और फिर वो कंटिन्यू रखते हैं, हाउ मैनी ऑफ योर चिल्ड्रन आर, अच्छा कितने कितने हैं तुम्हारे पास, बॉयज़ कितने हैं, हाउ मैनी गर्ल्स, बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, वेयर आर दे, वो कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, इज़ योर डॉटर मैरिड, क्या तुम्हारी बेटियों की शादी हो गई, इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ सन इन लॉ इन योर कंट्री ऑल्सो, क्या तुम्हारे देश में भी लड़कियों के लिए लड़का ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है। कितनी सारे क्वेश्चंस हैं उनके पास पूछने के लिए, कितनी सारी बातें हैं, कि महीनों तक, सालों तक अगर अमेरिकन वहाँ बैठ जाए ना, तो उनकी बातें, उनके क्वेश्चंस, और उनकी जो पास्ट की रिमेम्बरेंस है, वो कभी भी उनका दी एंड होने वाला नहीं है। ये वही मुन्नी है जो बिल्कुल अब तक नहीं बोलते थे, और गांव में सिर को नीचे कर कर, आँखों को नीचे कर कर, साइड साइड वो निकल जाते थे, उनको किसी से बोलना पसंद नहीं था। और आज देखिए, मुन्नी जैसे ही अपने कंफर्ट जोन में आते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं, रिलीव्ड फील करते हैं, तो वो कितना बोलते हैं, कितना बताते हैं, और कितना ज़्यादा पूछते हैं। इन आंसर to these questions, the red man dashed his hand into his pocket and brought forth his wallet in order to take immediate advantage of the bearish trend in the market. और बियरिश ट्रेंड जो मार्केट का ट्रेंड था, क्योंकि वो काफ़ी मार्केट में हल्का था इस टाइम,
तो वो क्या करते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस जब वो पूछते हैं तो रेड मैन को एक सबसे अच्छा तरीका क्या लगता है, वो अपनी पॉकेट में हाथ देते हैं और वॉलेट को निकालते हैं और उसमें से क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं। ही फ्लरिश्ड अ 100 रुपी करेंसी नोट एंड आस्क्ड, वेल दिस इज़ वॉट आई मेंट। और वो अपने वॉलेट में से कितने रुपीज़ निकालते हैं, 100 रुपी का करेंसी देते हैं, किसको, मुन्नी को, और क्या कहते हैं, मेरा ये मतलब था। The old man now realized that some financial element was entering their talk. अब समझ में आता है उस ओल्ड पर्सन मुन्नी को कि जो भी बातें हो रही है उसमें कोई ना कोई ज़रूर फाइनेंशियल एलिमेंट आ चुका है, उसकी एंट्री हो चुकी है उनकी बातों में। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, ही पियर्ड क्लोजली एट द करेंसी नोट, और वो उसको नोट को देखते हैं, मीन्स बड़े ध्यान से उस नोट को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का नोट देखा ही नहीं था। तो इस तरह का नोट से मतलब, क्योंकि वो तो इंडियन करेंसी थी 100 रुपीज़, क्लोजली एट द करेंसी नोट द लाइक ऑफ विच ही हैड नेवर सीन इन हीज लाइफ, और उन्होंने वो कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। ही न्यू द 5 and 10 बाई देयर कलर्स ऑल्दो ऑलवेज इन अदर पीपल्स हैंड्स। तो देखिए उनके लिए कितना बड़ा नोट है, कितनी बड़ी करेंसी है वो। मुन्नी ने हमेशा सिर्फ किसका नोट देखा था, या तो 5 का या 10 का, और उनको जो पहचान थी वो भी उनके कलर से पहचान थी, और वो भी उन्होंने दूसरों के हाथों में देखे थे। ये 5 की करेंसी है और ये 10 की, अपने हाथों में तो उन्होंने कभी लेकर भी नहीं देखा था, इतने गरीब वो थे। और आज 100 रुपी का नोट, while his own earning at any time was in coppers and nickels। और अगर उन्होंने कभी अर्निंग भी की, जब उनके अच्छे दिन थे, अगर उन्होंने कभी कोई अर्निंग की भी थी, तो उसके बदले में जो भी उनको मिलता था वो भी क्या मिलता था, या तो कॉपर्स में या निकल में। और कॉपर्स निकल का क्या मतलब है यहाँ पर, कि उनकी जो कमाई होती थी वो भी सिर्फ किस में होती थी, कॉइन्स में होती थी, सिक्कों में होती थी। जैसे पहले कॉपर के सिक्के चलते थे, तो करेंसी तो जब भी, नोट तो जब भी उन्होंने नहीं देखा था, दूसरों के हाथों में ही नोट देखा था, वो तो सिर्फ सिक्कों में ही कमाई करते थे। What was this man flourishing? The note time was in no. What was this man flourishing? और जो वो फ्लरिश कर रहे थे, लहरा रहे थे उस नोट को, द नोट फॉर यू। लेकिन ये इस नोट को मुझे क्यों दिखा रही हैं, ये इस तरीके से इसे क्यों लहरा रहे हैं। अब भी कुछ ओल्ड मैन को समझ नहीं आया, ये तो समझ में आ चुका है कि उनकी जो बातें हैं, कोई फाइनेंशियल बात चल रही है, अब किसी तरह की कोई फाइनेंशियल इशू अब आ चुका है। लेकिन क्या आ चुका है, ये मुझे इस तरह से नोट क्यों दिखा रहे हैं, व्हाट डज ही वांट टू से, कुछ समझ नहीं आ रहा था। परहैप्स, अच्छा आस्किंग फॉर चेंज, समझा, ये ना इस 100 रुपी को चेंज करने की बात कह रही हैं, इनको ना इसके खुले हुए पैसे चाहिए, तो इसलिए मुझे नोट दिखा रही हैं। देखिए कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, वो कुछ नहीं बेचारे समझ पा रही हैं। ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एट द नोशन ऑफ एनीवन कमिंग टू हिम फॉर चेंजिंग 1,000। और वो हंसते हैं कि बताइए कोई कैसे सोच सकता है, मेरे पास लोग इसलिए आ रहे हैं कि वो मुझसे पैसे खुलवा सके, कोई सोच भी कैसे सकता है, किस किस बारे में सोच सकता है, कि मिस उनके पास क्या कोई ऐसे आ सकता है, वो भी इतना बड़ा नोट लेकर खुलवाने के लिए, 10,000 रुपी नोट, उनके लिए तो वो 10,000 का नोट लग रहा है ना, उनको 10,000 का नोट खुलवाने के लिए कोई मेरे पास आएगा। ही सैड विद अ ग्रीन, आस्क अवर विलेज हेडमैन। ओके, ये वही विलेज हेडमैन है जिनका क्या है, बड़ा सा घर है। तो वो क्या कहते हैं कि जो हमारा विलेज हेड है, विद अ ग्रीन से मतलब स्माइल करते हुए वो कहते हैं, आस्क अवर विलेज हेडमैन, तुम ना हमारे जो गांव का प्रधान है, मुखिया है, तुम उसके पास जाओ। हु इज़ ऑल्सो अ मनी लेंडर, और वो तुम्हारा ये नोट तुम्हारा खोल देगा, तुम्हें इसके खुले हुए पैसे दे देगा, क्योंकि वो मनी लेंडर भी है। ही कैन चेंज इवन 1,00,000 ऑफ रुपीज़। हमेशा क्या होता है, देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो मनी लेंडर भी है, और ये तो नोट है ही कितना बड़ा, अगर तुम उसके पास लाख रुपए भी लेकर जाओगे ना, तो उसको भी वो क्या करेगा, उसको भी वो तुम्हें खुले दे सकता है। मीन्स वो तुम्हें उसके बदले में क्या दे सकता है, इवन 1,00,000 ऑफ रुपीज़ इन गोल्ड सॉवरेन्स। तो वो इतना ज़्यादा रिच है कि वो तुम्हें सोने के सिक्के भी दे सकता है, लाखों रुपए के। और यहाँ पर आर के नारायण ने क्या दिखाया है, क्योंकि देखिए उनका बिग हाउस है, सीमेंटेड हाउस है, सबके तो
कच्चे मकान हैं लेकिन उनका पक्का मकान है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उन्हीं के यहाँ से लाया जाता है। महंगी-महंगी साड़ियाँ हों, इवन जब पूरे गाँव में अकाल पड़ा था तो उनके यहाँ जो कुआँ था वहाँ से पानी लाते थे वो लोग और अभी भी लाते हैं। जो विलेज हेड होते हैं, जो गाँव के मुखिया या प्रधान होते हैं, उनके बारे में जो दूसरे लोगों की सोच होती है, वो यही होती है कि उनके पास काफ़ी सारा पैसा है, इतना है कि वो शायद ही कभी ख़त्म हो। उनके पास सोना है, चाँदी है, ज़मीनें, जायदाद हैं और उनके पास मीन्स अनलिमिटेड वेल्थ है। और यहाँ पर मुन्नी यही उनकी जो एक सोच है, उनके बारे में प्रेज़ेंट कर रही है कि तुम मेरे पास आए हो इतना बड़ा नोट लेकर, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, आई विल हेल्प यू कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। तो जो हमारे गाँव के हेडमैन हैं, वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे, तुम वहाँ जाओ और ये लाखों रुपए ही कैन चेंज इवन अ लैक ऑफ रुपीज़ इन गोल्ड सॉवरेन और वो तुम्हें सोने के सिक्के तक दे सकते हैं। तुम्हें कॉपर के सिक्के ही नहीं, वो तो तुम्हें सोने तक के दे देंगे। कॉपर की तो बात ही क्या है। यू प्रेफर इट दैट वे, ही थिंक्स नबडी नोज़। और पता है हमारे जो विलेज के हेड हैं, हमारे जो गांव के प्रधान हैं, उन्हें लगता है कि किसी को भी ये बात मालूम नहीं, किसी को भी ये बात से मालूम कि उनके पास इतना पैसा है, किसी को ये बात मालूम नहीं है। ही थिंक्स नबडी नोज़ बट डिग द फ्लोर ऑफ हिज पूजा रूम। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब देखिए वो किसका सीक्रेट बताने लगे हैं, बिग मैन का, बिग हाउस का जो विलेज हेड है उनका सीक्रेट बता रही है। उन्हें लगता है कि किसी को नहीं पता कि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, सोने चांदी के सिक्के हैं, लेकिन मुझे पता है। तुम ना उनके पूजा घर में जाओ, उनके पूजा रूम में, और उसे डिग करो, उसे खोदो। डिग द फ्लोर, उसका जो पूजा घर का फ्लोर है तुम उसे एक बार वहाँ खोद कर देखो। और यही एक कंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन होता है कि वो हमेशा ज़मीनों में गाड़ कर पैसा रखते हैं। पहले यही माना जाता था कि जो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे या मनी लेंडर होते थे, विलेज हेड होते थे और ये हमेशा बहुत सारा पैसा सोने-चांदी को कहाँ दफ़ना कर या गाड़ कर रखते थे, ज़मीन के अंदर। तो उनको लगता है कि उन्होंने अपने पूजा घर के जो उनका फ़र्श है उसके नीचे उनको छिपाया हुआ है। एंड योर हेड विल रील, और पता है तुम्हें चक्कर आने लगेगा, तुम्हारा सिर घूम जाएगा, इतना ज़्यादा सोना उनके पास है। एट द साइट ऑफ द होड, उन्होंने भंडार के भंडार लगाए हुए हैं, इतना सारा उनके पास कलेक्शन है, इतना पैसा है कि तुम्हें क्या आ जाएगा, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे जब तुम क्या देखोगे, उनका खजाना देखोगे। ओके, होड, उनका खजाना देखोगे, उनका माल देखोगे, उनका कलेक्शन देखोगे, जो कहाँ है, पूजा का जो पूजा रूम है उसके आ, फर्श के नीचे उन्होंने ये सब छिपाया हुआ है। यहाँ पर आर के नारायण वही मिसकंसेप्शन बता रहे हैं और सभी उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, पूरे गांव को यही लगता है। द मैन डिसगाइजेस हिमसेल्फ इन रैग्स, रैग्स कहते हैं जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, और पता है डिसगाइज कहते हैं छिपाना। और पता है वो इंसान ना हमेशा जो बिग हाउस में रहता है, विलेज हेड, गांव का प्रधान, वो अपने आप को हमेशा छिपा कर रखता है, किसमें, फटे पुराने कपड़ों में, रैग पहनता है, जस्ट टू मिसलीड द पब्लिक, कहीं लोगों को पता ना चल जाए। पब्लिक को सिर्फ क्या करने के लिए, मिसलीड करने के लिए वो हमेशा फटे पुराने कपड़ों में रहता है, कभी लोगों को पता ना चल जाए कि उसके पास इतना सारा धन है। टॉक टू द हेडमैन योर सेल्फ, तुम खुद ही बात करो ना हेडमैन से, बिकॉज ही गोज मैड एट द साइट ऑफ मी, क्योंकि मुझे तो देखकर ही पागल हो जाता है वो, इसलिए मेरे तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा है कि तुम उससे खुद ही बात करो या अपने पैसे लेकर वहाँ जाओ और उससे खुलवा कर ले आओ। मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे देखकर तो वो पागल हो जाता है। समवन टुक अवे हिज पम्पकिन्स विद द क्रीपर एंड ही फॉर सम रीज़न, कुछ लोगों ने ना क्या किया, उसके पम्पकिन चुरा लिए क्रीपर के साथ। और क्रीपर के साथ से मतलब क्या है यहाँ पर, कि उसका जो खेत था या उसका फार्म था, वहाँ पर किसी ने उसकी बेलें भी तोड़ ली, क्रीपर बेल को बोलते हैं, और पम्पकिन जो कद्दू होता है। तो जो विलेज हेड था, किसी ने उसके फार्म पे, हाउस पे से, या किसी ने उसके फील्ड में से क्या चुरा लिए, पम्पकिन और क्रीपर्स। और आई डोंट नो वाई, फॉर नो रीज़न, फॉर सम रीज़न थिंक्स इट वॉज मी। और पता नहीं उसको, जो विलेज हेड है, वो हेडमैन है, प्रधान है, उसे ये लगता है कि ये सब मैंने किया है, मैंने चोरी की है। तो देखिए हमारे मुन्नी तो हमेशा गलत ही समझे जाते हैं, या फिर मेरी गोट्स ने किया है, उसको लगता है कि ये काम मेरा है या फिर मेरी गोट्स का है।
दैट्स वाई आई नेवर लेट माई गोट्स बी सीन एनी वेयर नियर द फार्म्स। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं या मेरी जो ये बकरियां हैं उसके फार्म के आसपास भी ना जाएं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हम दोनों उसके फार्म के आसपास ना दिखें। हिज आइज ट्रेवल्ड टू हिज गोट्स, और जैसे ही उसे गोट याद आती है तो फ़ौरन उसकी नज़रें ढूंढती हैं कि अरे अपनी बातों के चक्कर में मैं तो भूल ही गया, 2 ही गोट है मेरे पास, लेकिन वो है कहाँ, वो कर क्या रही है। तो वो फ़ौरन अपनी गोट को देखने के लिए नज़र घुमाता है, और ट्रेवल का मतलब इधर उधर देखता है वो। नोजिंग अबाउट, attempting to wrest nutrition from minute greenery peeping out of rock and dry earth। और जब उसकी नज़र किस पर जाती है, अपनी गोट्स पर जाती हैं, तो वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ इधर उधर देख रही थी उसकी गोट्स, और जो ड्राई अर्थ होती है, सूखी हुई ज़मीन थी, चट्टानें थी वहाँ पर, उनसे उनसे जो पीप आउट, उनसे जो बाहर झांक रही थी, क्या ग्रीनरी, हरियाली, वो उनको क्या कर रही थी, उनसे न्यूट्रिशन ले रही थी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी वहाँ पर हरियाली थी, जो सूखी ज़मीन से, चट्टानों से होता है ना, कितनी बार जैसे पत्थर हुए, चट्टानों के अंदर से हरी हरी घास आ जाती है सॉफ्ट, तो वो सिर्फ इधर उधर देख रही थी और उनसे मीन्स वो हरी हरी घास खा रही थी। द फॉरेनर फॉलोड हिज लुक। अब फॉरेनर ने देखा, जब मुन्नी देख रहा था अपनी गोट्स को, अपनी बकरियों को, तो फॉरेनर ने भी उसी की तरफ देखा कि वो किधर देख रहा है। फॉरेनर फॉलोड हिज लुक, तो उसने भी उसकी आंखों की तरफ ही देखा, एंड डिसाइडेड दैट इट वुड बी a sound policy to show an interest in the old man's pets। और फॉरेनर को लगा ये भी एक कर्टेसी है, ये भी एक अच्छी पॉलिसी होगी, क्योंकि उनको हॉर्स लेना था कि अगर मैं क्या करूं, मैं जो ओल्ड मैन के पेट्स हैं, क्या थे उसके पेट्स, 2 गोट्स, अगर मैं भी उनमें इंटरेस्ट शो करूं तो ये एक अच्छी पॉलिसी होगी। ही वेंट अप कैजुअली टू देम एंड स्ट्रोक्ड देयर बैक्स, और वो बिल्कुल कैजुअली जाता है वहाँ पर, आराम से जाता है किसकी तरफ, उन गोट्स की तरफ, और सिर्फ किस लिए जाता है, मुन्नी को खुश करने के लिए, ताकि उसको ये लगे कि उसका भी उनमें इंटरेस्ट है। एंड स्ट्रोक, और क्या करता है, उनके बैक पर स्ट्रोक करता है, जैसे पीठ पर क्या करते हैं, एक प्यार से हाथ लगाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, विद एवरी शो ऑफ कर्टियस अटेंशन। लेकिन उसका पर्पज़ क्या था, सिर्फ कर्टेसी शो करना, ताकि उसको अच्छा लगे। नाउ द ट्रूथ डॉन्ट ऑन द ओल्ड मैन। अब पता चला, अब सच पता चलता है ओल्ड मैन को। अब ओल्ड मैन को सारी बातें समझ में आ जाती है, जैसे ही अमेरिकन किसकी तरफ जाता है, उन गोट्स की तरफ जाता है, और प्यार से उन पर अपनी फिंगर्स को या अपने हाथों को उन पर फेरने लगता है। तो अब ओल्ड मैन को समझ में आता है, ओह अब मैं समझा बात क्या है। पैसे, गोट, हिज ड्रीम ऑफ अ लाइफ टाइम वॉज अबाउट टू बी रियलाइज्ड। और जो उसकी पूरा एक सपना था, पूरी लाइफ का उसका जो जो एक सपना था, वो क्या था, उन गोट्स को बेचना, अब उसे समझ में आता है उसका ये सपना पूरा होने जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द रेड मैन वॉज एक्चुअली मेकिंग एन ऑफर फॉर द गोट्स। अब मुझे समझ में आया कि ये अमेरिकन क्या करना चाहता है, ये मेरी गोट्स को खरीदना चाहता है। तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, वो तो हॉर्स को खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुन्नी को लगता है, क्योंकि अमेरिकन वहाँ पर गया गोट्स के पास, और मुन्नी को लगता है कि अमेरिकन किस में इंटरेस्टेड है, गोट्स में इंटरेस्टेड है, और वो उन्हें खरीदना चाहता है। He had reared them up in the hope of selling them someday। वो तो खुद ही चाह रहा था, वो तो उनको क्या कर रहा था, इतने अच्छे तरीके से वो उनको, मिस उसने तो उनको पाल ही इसीलिए रखा था कि वो उनको क्या करें, वो उनको बेचें। तो वो उनको क्या कर रहा था, इसी होप में कि एक दिन वो बिक जाएंगी, विद द कैपिटल ओपनिंग अ स्मॉल शॉप ऑन दिस वेरी स्पॉट, ऑन दिस वेरी स्पॉट। और क्या सपना था, क्या इच्छा थी मुन्नी की, कि वो तो चाह ही रहा था कि कोई अच्छा सा ऑफर उसकी गोट के लिए आए, और वो क्या करे, वो उनको इसी उम्मीद के साथ पाल रहा था कि वो उनको एक दिन बेचेगा, और जो भी कैपिटल, जो भी उसको उनके बदले में पैसा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, उससे वो क्या करेगा, उसी जगह जहाँ आज वो खड़ा था, वहाँ पर वो एक छोटी सी दुकान खोलेगा। ये मुन्नी चाहते थे, देखिए 70 ईयर्स की एज में भी वो अभी भी चाहते हैं कि एक छोटी सी शॉप खोले वहाँ पर।
सिटिंग हियर, वहीं बैठकर वो क्या करेंगे, वॉचिंग द हिल्स, हिल्स को देखेंगे। ही हैड ऑफन ड्रीम्ड, और जो हमेशा वो सपना देखा करते थे, हाउ ही वुड पुट अप अ थैच्ड रूफ हियर, और यहाँ पर एक वो छोटी सी छत डाल लेंगे जो किसकी बनी होगी, जो बांस की या छप्पर टाइप की होगी। एंड स्प्रेड आ गनी सैक आउट ऑन द ग्राउंड, और फिर बाहर वो क्या करेंगे, एक सैक जो बोरी होती है, सैक एक बोरा टाइप का वो डाल लेंगे बाहर। एंड डिस्प्ले ऑन इट फ्राइड नट्स, और उस बोरे पर, उस सैक पर वो क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, कुछ सामान बेचने का रख देंगे। और क्या क्या सामान का वो डिस्प्ले करेंगे वहाँ पर, फ्राइड नट्स होंगे, कुछ कलर्ड स्वीट्स होंगी, कुछ ग्रीन कोकोनट्स होंगे, और किसके लिए होंगे, फॉर द थर्स्टी एंड फैमिश्ड वेफेरर्स, जो थके हुए लोग हैं, जो प्यासे हैं, भूखे हैं, और जो वहाँ से गुजरने वाले लोग होते हैं हाईवे पर। तो हाईवे पर क्या होता है कि कुछ खाने के लिए कुछ स्टॉल नहीं है, किसी तरह की कोई स्मॉल शॉप्स या हट कुछ भी नहीं है। तो मुन्नी का वैसे आइडिया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हाईवे से विलेज काफ़ी दूरी पर है, अगर वहाँ एक छोटी सी शॉप कोई खोल लेता है तो वो उसका काम काफ़ी अच्छा चलेगा। और वो सोचते हैं कि यहाँ से जो टायर्ड और भूखे प्यासे लोग जाते हैं, मैं उनके लिए कुछ यहाँ पर सामान खाने पीने का रख लूँगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। विच वॉज समटाइम्स वेरी बिजी, और हाईवे कभी कभी क्या होता था, काफ़ी बिजी होता था। द एनिमल्स वर नॉट प्राइज वंस फॉर अ कैटल शो, बट ही his occasional savings to provide them some fancy diet. दी एनिमल्स, तो एनिमल्स से मतलब यहाँ पर उसका क्या है, जो उसके पास दो बकरियाँ हैं, ये जो मेरे पास टू गोड्स हैं, अब ये क्या नहीं है, प्राइज वर्दी नहीं है, मीन्स इनका कुछ पैसा तो मुझे मिल नहीं सकता, कहाँ पर, जो कैटल शो होता है। कैटल शो से मतलब जो भी फ्राइडे को मार्केट लगती है टाउन में, या जो जो जिस दिन भी मार्केट लगती है, तो वो ये तो नहीं कर सकते कि उनको ले जाएं मार्केट में और उनको बेच दें, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अच्छी हालत में तो नहीं है कि कोई उनके बदले में उनको पैसा दे। तो जहाँ पर कैटल शो होता है ना, जहाँ पर सभी एनिमल्स को डिस्प्ले किया जाता है, उनको खरीदा बेचा जाता है, तो वो उस लायक तो है नहीं। बट ही हैड स्पेंट हिज ओकेजनल सेविंग्स, लेकिन हाँ कभी कभी उन्होंने क्या किया था, थोड़ी बहुत जो भी उनकी सेविंग्स हुई थी कभी कभी, तो इतना तो उन्होंने कर दिया था, टू प्रोवाइड देम सम फैंसी डाइट, कि कभी कभी वो क्या कर देते थे, नाउ एंड देन जो भी थोड़ी बहुत उन्होंने बचत की थी वो उन पर खर्च कर देते थे, इतना उन्हें खिला पिला दिया था। एंड दे डिडंट लुक टू बैड, कि वो इतनी बुरी भी नहीं दिखती थी। अब ओल्ड मैन को लग रहा है कि अमेरिकन उनकी गोड्स को परचेज़ करना चाह रहे हैं, जिसके बदले में वो उनको पैसे दे रहे हैं। तो उनको लगता है कि इससे अच्छा मेरे लिए कोई चांस नहीं है कि मैं इनको अब इस फॉरेनर को ही दे दूँ, क्योंकि इतनी बुरी इनकी हालत है कि किसी कैटल, किसी मार्केट में तो ले जाकर मैं इन्हें बेच नहीं सकता, किसी कैटल शो में ले जाकर मैं इनको इनका डिस्प्ले भी नहीं कर सकता, और इतनी बुरी भी नहीं है, थोड़ा बहुत जैसी हैं जो भी हैं, दुबली पतली हैं, पर इतनी बुरी हालत में भी नहीं है। तो अगर ये खरीद रहा है तो मैं कोई इसके साथ गलत भी नहीं कर रहा हूँ। वाइल ही वॉज रिफ्लेक्टिंग दस, द रेड मैन, अभी तो वो ये सोच ही रहा था, रेड मैन शुक हिज हैंड एंड लेफ्ट ऑन हिज पाम 100 रुपीज़ इन टेंस नाउ। इन टेंस से मतलब जो 10 रुपीज़ के 10 नोट्स थे, वो अमेरिकन ने क्या किया, वो सोच ही रहा था मुन्नी, उसे वो तो इतना इतना ज़्यादा सोच रहा है कि इतने अमेरिकन ने क्या किया, 10 रुपीज़ के 10 नोट्स निकाले और किसके हाथों पर रख दिए, मुन्नी की हथेली पर, उसके पाम पर रख दिए। इट इज़ ऑल फॉर यू, ये सब तुम्हारा है, एंड ओ यू मे शेयर इट, और चाहो तो तुम इसे शेयर भी कर सकते हो, इफ़ यू हैव द पार्टनर, अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है। तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन ये सब तुम्हारा है, अब चाहे सारा तुम रखो, चाहे तुम्हारा कोई पार्टनर है तुम उसके साथ शेयर करो, एज यू विश। द ओल्ड मैन पॉइंटेड, अच्छा अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो परचेजिंग हुई है अमेरिकन के अकॉर्डिंग, तो उसने क्या खरीदा है, हॉर्स। ओके, वो जो स्टेचू है उस हॉर्स को खरीदा है, और मुन्नी के अकॉर्डिंग अमेरिकन ने क्या खरीदा है, उसकी गोड्स खरीदी हैं। तो ना तो देखिए अमेरिकन गलत है यहाँ पर, और ना ही मुन्नी गलत है, मुन्नी ने हॉर्स नहीं बेचा, मुन्नी को तो लग रहा है कि उन्होंने अपनी 2 गोड्स बेची हैं, और उसके बदले में उन्होंने क्या ले लिए, 100 रुपीज़। दी ओल्ड मैन पॉइंटेड एट द स्टेशन वैगन, उनके पास जो उनकी वैगन आर थी, उनकी गाड़ी थी,
तो उसकी तरफ वो इशारा करते हैं और क्या पूछते हैं, एंड आस्क्ड आर यू कैरिंग देम ऑफ इन दैट, क्या तुम इनको उसमें लेकर जाओगे? यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, said the other, understanding the transportation part of it। और उसको लगता है ओल्ड मैन को कि उनकी जो बकरियां जाएंगी वो किस में जाएंगी, गाड़ी में जाएंगी। और अमेरिकन वो फॉरेनर तो उनको किस तरीके से समझ रहे हैं कि इसमें, क्योंकि सामान ले जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होता है, जैसे कि गाड़ी होती है उसके पीछे जिसमें सामान ले जाना होता है ना, तो वो उसमें लेकर जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ इट, कि ये इसमें लेकर जाएंगे। द ओल्ड मैन सेड दिस विल बी देयर फर्स्ट राइड इन अ मोटर कार, अरे ये तो फर्स्ट टाइम इसमें ट्रेवल करेंगी, मीन्स मेरी जो गोट्स हैं वो फर्स्ट टाइम जाएंगी किसमें, मोटर कार में। कैरी दैम ऑफ आफ्टर आई गेट आउट ऑफ साइट। अब देखिए वो चाहे कुछ भी कहें, उनको तो समझ में नहीं आएगा अमेरिकन को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ ना तब तुम उनको अपने साथ लेकर जाना। कैरी दैम ऑफ, उनको तब ले जाना, आफ्टर आई गेट आउट ऑफ साइट, जब तक मैं नज़रों से दूर ना हो जाऊँ। अदरवाइज, वरना क्या होगा, दे विल नेवर फॉलो यू, वरना वे तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएंगी। बट ओनली मी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ जाती हैं। इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑन द पाथ टू यमलोक, अगर मैं यमलोक भी चला जाऊंगा ना तो भी वो मेरे पीछे पीछे कहाँ तक आ जाएंगी, मेरे साथ ट्रैवल करेंगी, कहाँ, यमलोक तक भी वो मेरे साथ आ जाएंगी। तो इतनी क्या ये सच है जो मुन्नी को लग रहा है उन गोट्स के बारे में, कि अगर इन्हें पता चल गया ना मैं कहीं भी जाऊंगा ये पीछे पीछे मेरे साथ वहीं तक आएंगी, और अगर मैं यमलोक भी चला गया ना तो ये मेरे पीछे पीछे वहीं तक आ जाएंगी, मीन्स ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। तो अच्छा है जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब तुम उनको लेकर जाना, वरना वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। अब देखते हैं कितना सच है। ही लाफ्ड एट हिज ओन जोक, फिर वो खुद हंसता है। ब्रोट हिज पाम्स टुगेदर इन अ सैल्यूट, और जो भी उसके पाम्स होते हैं मीन्स ही जॉइंस हिज हैंड्स सैल्यूट करने के लिए। टर्न राउंड, वो सैल्यूट करता है अमेरिकन को। ही वॉज वेरी हैप्पी, और एक तो छुटकारा मिल गया, एक तो वो बकरियां वो चाह रहा था कि वो बेच दे, उसकी बिक गई हैं, वो काफ़ी खुश है। ऊपर से उसको 100 रुपीज़, इतना अच्छा उसको उनका प्राइस भी मिला है। टर्न राउंड एंड वेंट ऑफ, और वो मुड़ता है, पीछे मुड़कर नहीं देखते मुन्नी, एंड वेंट ऑफ, और वो सीधे चले जाते हैं। एंड वॉज सून आउट ऑफ साइट, और तो कुछ दूर तक वो दिखाई देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है उनकी साइट भी दिखाई देनी बंद हो जाती है। और उसके बाद बियॉन्ड अ क्लम्प ऑफ थिकेट, और जो बुशेस होती हैं, थिकेट होती हैं, उनमें जाकर वो गायब हो जाते हैं। तो गायब से मतलब कि उसके बाद जैसे वो चलते रहते हैं तो दूर जाकर फिर वो दिखना भी बंद हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब मुन्नी तो वहाँ से चले गए। क्वेश्चन जो आता है रीडर्स के मन में वो ये आता है, तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, उसमें गैस नहीं थी, तो वो जाएंगे कैसे, राइट। और एक जो हॉर्स था वो अकेले तो नहीं उठा पाएंगे उसको, क्योंकि वो पूरा बड़ा है, काफ़ी अच्छा साइज़ उसका है, जैसे साइज़ एक हॉर्स का होता है, एक्चुअल साइज़ इतना ही है। सो वो अमेरिकन उसे अकेले कैसे उठाएंगे और कैसे उसको अपनी गाड़ी तक ले जाएंगे, कैसे रखेंगे, और अगर रख भी दिया बाई चांस तो उसको लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में उनकी गैस नहीं है। अब यहाँ पर मुन्नी तो चले जाते हैं, कौन रह जाते हैं, गोट्स रह जाती हैं, और गोट्स को भी चलिए अभी भूलते हैं। अब रह जाते हैं अमेरिकन अकेले। द रेड मैन लुकड एट द गोट्स ग्रेजिंग पीसफुली, और वो गोट्स क्या कर रही थी, वो आराम से शांति से घास एंजॉय कर रही थी, चर रही थी। पर्च्ड ऑन द पेडेस्टल ऑफ द हॉर्स, और हमारे ये जो अमेरिकन होते हैं, फॉरेनर होते हैं, अब ये कहाँ थे, perched on the pedestal of the horse as the westerly sun touched the ancient faded colors of the statue with a fresh splendor. He ruminated. अब क्योंकि शाम होने लगी है और वेस्टर्ली सन, तो जो शाम वेस्टर्न सन की जो लाइट होती है वो टच करती है किसे, ये जो एंशियंट फेडेड कलर्स होते थे स्टैचू के, क्योंकि स्टैचू पे जो कलर्स थे ना वो ब्राइट कलर्स थे, येलो और ब्लू कलर के।
अब वो चमकने लगते हैं किसकी हेल्प से, जो उन पर लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है हॉर्स पर, और वो वहीं ठहरे हुए थे। फर्स्ट कहते हैं स्टेड ऑन द पेडिस्टल ऑफ द हॉर्स, तो वहीं बैठे हुए थे वो अमेरिकन। मुन्नी चले गए हैं और जो गॉड्स हैं वो ग्रेज कर रही हैं, अमेरिकन वहीं बैठे हुए हैं हॉर्स की पेडिस्टल पर, और जो सनलाइट होती है वो उस हॉर्स के स्टेचू के कलर को और ज़्यादा एक फ्रेश स्प्लेंडर लुक दे रही है। ही रूमिनेटेड ही मस्ट बी गोन टू फैच सम हेल्प, और देखिए अमेरिकन को कुछ नहीं पता वो गए हैं, क्या हुआ है, वो क्या आइडिया अपने साथ लेकर गए हैं, क्योंकि मुन्नी को तो लगा उन्होंने गोट बेच दी और वो इसलिए चले गए अपने घर। लेकिन यहाँ पर क्या सोचते हैं, हमें यहाँ पता चलता है कि अमेरिकन ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो तो उनके लिए इंतजार में बैठे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो बूढ़ा आदमी गया है ना, ये ज़रूर उनके लिए हेल्प लाने गया है। मीन्स हम दोनों तो इस हॉर्स को अकेले उठा नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो जाएगा और किसी को अपने साथ लेकर आएगा। क्या मुन्नी वापस आएंगे? नॉट एट ऑल, क्योंकि वो तो आने के लिए थोड़ी ना वो वापस गए हैं, उनको तो पता ही नहीं है। ही मस्ट बी गॉन टू फैच सम हेल्प, ज़रूर वो कुछ हेल्प लाने के लिए गया होगा। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है। एंड सेटल्ड डाउन टू वेट, और वहीं बैठ जाते हैं, वहीं इंतज़ार करते हैं। व्हेन अ ट्रक केम डाउन हिल, और जब एक काफ़ी देर हो जाती है, जब एक ट्रक आता है, कहाँ से, हिल से उतरता हुआ नीचे आता है वहाँ से, क्योंकि काम चल रहा था ना, उन्होंने बताया था कि नदी पर, पास की नदी पर काम चल रहा है, ट्रक आते जाते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। तो तभी वहाँ से पहाड़ से नीचे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। ही स्टॉप्ड इट, और वो अमेरिकन उसको रोकते हैं ट्रक को। एंड गोट द हेल्प ऑफ अ कपल ऑफ मैन, और वो उनकी हेल्प लेते हैं, दो आदमी होते हैं ट्रक के अंदर। टू डिटैच द हॉर्स फ्रॉम इट्स पेडेस्टल, और उस हॉर्स के स्टेचू को डिटैच करते हैं, पेडिस्टल से अलग करते हैं, क्योंकि वो सीमेंटेड था तो उससे वो अलग करते हैं उन दो पर्सन की हेल्प से। एंड प्लेस इट इन हिज स्टेशन वैगन, और वो क्या करते हैं, जो उनकी वैगन थी, उनकी गाड़ी थी, उस पर वो उसको रख देते हैं। तो उनकी हेल्प लेते हैं और उसको वो वहाँ पर रख देते हैं। अब ये विलेज का हॉर्स तो गया। ही गेव देम 5 रुपीज़ ईच, और उन दोनों को वो क्या देते हैं, 5 रुपीज़ दोनों को देते हैं। उनको 5 रुपीज़ दोनों को देते हैं, मीन्स 10 रुपीज़ देते हैं, 5 रुपीज़ ईच। एंड फॉर अ फर्दर पेमेंट दे शिफंट ऑफ गैस फ्रॉम द ट्रक, और फर्दर पेमेंट के लिए फिर वो क्या करते हैं कि वो सिफोन्ट करते हैं गैस को, मीन्स उनके जो ट्रक होता है उसमें से गैस को निकालते हैं और अमेरिकन को दे देते हैं, उसकी जो गाड़ी थी स्टेशन वैगन उसमें वो डाल देते हैं। एंड हेल्प्ड हिम टू स्टार्ट हिज इंजन, ताकि उसका इंजन स्टार्ट हो सके। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा एंड चल रहा है वो काफ़ी यहाँ प्लीजिंग एंड है, हैप्पी एंड है, क्योंकि ना तो अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम हुई, वहाँ पर से जो कुछ लोग जा रहे थे, 2 लोग जा रहे थे ट्रक में बैठकर, वो उसकी हेल्प स्टेचू को उसकी गाड़ी में रखने में भी करते हैं, उसको गैस भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उसकी उसकी मोटर का इंजन स्टार्ट हो सके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और यहाँ हम देखते हैं कि जो अमेरिकन है वो, इसका मतलब उस हॉर्स को लेकर वहाँ से निकल चुके हैं, अब वो चले गए। अब ये हॉर्स कहाँ चला गया, इंडिया से यूएस से चला गया। अब चलते हैं मुन्नी। तो मुन्नी कहाँ जा रहे थे, अपने घर चले गए। उनके हाथों में क्या है, 100 रुपीज़ है, और उनको लग रहा है कि आज उन्होंने गोट बेचकर 100 रुपीज़ कमा लिए। अब हम चल रही हैं इस शॉर्ट स्टोरी के एंड पर, क्योंकि अमेरिकन का कहीं कोई रोल नहीं है। अब वो घर पर आ जाते हैं। मुन्नी हरीड होमवर्ड विद द कैश सिक्योरली टक्ड अवे एट हिज वेस्ट इन हिज धोती। अब मुन्नी बहुत तेजी के साथ कहाँ जा रही हैं, अपने घर की तरफ जा रही हैं। और जो उन्हें 100 रुपीज़ मिले थे उन्होंने उसे बहुत केयरफुली कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पर रखा था उन्होंने, कैश जो उनको 100 रुपीज़ कैश मिला था सिक्योरली टक, तो उसको टक किया हुआ है उन्होंने, अच्छी तरीके से उन्होंने उसको बांधा हुआ है, कहाँ, अपनी कमर पर। इन हिज धोती, जो उन्होंने धोती पहनी हुई है, और पहले जो ओल्ड मैन होते थे वो हमेशा धोती ही पहना करते थे। तो आर के नारायण के जो कैरेक्टर्स है वो काफ़ी रियलिस्टिक है, उनका कॉस्ट्यूम, उनकी लैंग्वेज, उनकी थॉट,
उनका एक्सपीरियंस सब कुछ इतना रियलिस्टिक है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया है, उसको पॉकेट में नहीं रखा, हाथों में नहीं रखा, उस कैश को उन्होंने टक किया हुआ है अपनी धोती में। धोती की जो वेस्ट होती है, आपने देखा होगा जो पुराने लोग होते थे उनकी जो धोती होती थी वो उसकी वेस्ट में, जो उसकी वेस्ट होती थी उसके अंदर उन पैसों को बड़े संभाल कर रखते थे। तो सेम मुन्नी ने भी ऐसा ही किया। ही शट द स्ट्रीट डोर, और सबसे पहले वो घर पर आते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं कौन सा दरवाज़ा, वो डोर जो स्ट्रीट की तरफ था कि कहीं कोई देख ना ले, किसी की नज़र ना लग जाए। एंड स्टोल अप सॉफ्टली टू हिज वाइफ, और बहुत ही प्यार से बहुत आराम से वो क्या करते हैं, पहले वो गली का दरवाज़ा बंद करते हैं, रोड की तरफ का दरवाज़ा बंद करते हैं और बहुत ही साइलेंटली सॉफ्टली अपनी वाइफ के पास आते हैं। स्टॉल अप साइलेंटली आते हैं और अपनी वाइफ से सॉफ्टली कहते हैं, शी स्क्वेटर्ड बिफोर द लिट ओवन। और उनकी वाइफ जो स्क्वेटर होकर बैठी थी, मीन्स घुटनों को मोड़कर वो बैठी हुई थी किसके पास, लिट ओवन के पास, जो अंगीठी उन्होंने जलाई हुई थी। तो वो जलती हुई, लिट ओवन से मतलब यहाँ पर क्या है, जलती हुई अंगीठी के सामने वो ज़मीन पर बैठी हुई थी। ओके, स्क्वेटेड ज़मीन पर बैठी हुई थी, वंडरिंग इफ़ बाई अ मिरेकल फूड वुड ड्रॉप फ्रॉम द स्काई। और देखिए ये होता है कि कितना बड़ा वो चमत्कार सोच रही हैं, अंगीठी को जला रखा है, उसके पास बैठी हैं और क्या सोच रही हैं कि काश कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, काश कोई ऐसा जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि एक चमत्कार से या किसी मैजिक छड़ी से, किसी जादू से आसमान से खाना या खाने का सामान नीचे आ जाए। तो कितना बड़ा ड्रीम है उनका, और वो जादू भी चाह रही हैं तो सिर्फ फूड के लिए। इफ़ बाई अ मिरेकल फूड वुड ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, कि भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि ऊपर आकाश में से खाना नीचे गिर जाए। मुन्नी डिस्प्लेड हिज फॉर्च्यून फॉर द डे। तो किस्मत देखिए यहाँ पर कि मुन्नी आते हैं घर पर और उनको क्या दिखाते हैं, जो उन्होंने पूरे दिन उन्होंने फॉर्च्यून कमाया, उनकी किस्मत, उनका लक, और उन्होंने क्या कमाई की आज पूरे दिन में, 100 रुपये की जो कमाई की है वो उन्होंने अपनी वाइफ को दिखाते हैं। शी स्नैच्ड द नोट्स फ्रॉम हिम, और तुरंत क्या करती है उनकी वाइफ उनके हाथों से उस नोट को छीन लेती है। काउंटेड दैम बाय द ग्लो ऑफ द फायर, और जो वहाँ पर ओवन की लाइट जल रही थी, अंगीठी जल रही थी, उसकी फायर में वो क्या करती है, उनको काउंट करना शुरू कर देती है। तो वो कितने नोट्स होते हैं, 10 नोट्स होते हैं, और वो जब उनको काउंट करती है, एंड शी क्राइड 100 रुपीज़, इसका मतलब उससे काउंटिंग आती है, वो गिन सकती है, और वो जब काउंट करती है तो वो उसे ताज्जुब होता है, इतना सारा पैसा, 100 रुपीज़, हाउ डिड यू कम बाई इट, ये तुम्हें कहाँ से मिला, बताओ मुझे तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने कहाँ से लिए। हैव यू बीन स्टीलिंग, तुमने ज़रूर कोई चोरी की है। हैव यू बीन स्टीलिंग मीन्स तुमने चोरी करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर उसे खुशी नहीं होती, जबकि वो किसी चमत्कार, किसी जादू का इंतज़ार कर रही थी कि आसमान में से खाना शायद ऊपर से आ जाए। और जब उसके पास इतने सारे पैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कैरेक्टर दिखाया है आर के नारायण ने मुन्नी की वाइफ का। वो भूखी हैं, उनके हस्बैंड भूखे हैं, घर पर सामान नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो सिर्फ एक ही सपना देख रही हैं कि भगवान कोई चमत्कार कर दे, कोई ऐसी जादू की छड़ी घूम जाए कि आकाश से ऊपर से खाना उनके घर में आ जाए। लेकिन जब उनके हस्बैंड उनको 100 रुपये देते हैं तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एम्बिशियस नहीं है, लालची नहीं है, ग्रीडी नहीं है, और उनको देखकर वो पागल नहीं होती, पैसों को देखकर बस घबरा जाती हैं और वो डर जाती हैं कि इतना सारा पैसा तुम कहाँ से लाए, और ज़रूर तुमने अब क्या करनी शुरू कर दी है, तुमने चोरी करना शुरू कर दिया है। तो उनकी वाइफ का डाउट जाता है किस बात पर, कि मुन्नी ये जो पैसे लेकर आए हैं ये चोरी के पैसे हैं। अब मुन्नी उनको क्या बताएंगे, मुन्नी ने तो गोट बेची है, तो मुन्नी उनको क्या बताएंगे, ही कैरीड दैम ऑफ इन हिज मोटर कार। हम कहाँ थे, हाउ डिड यू कम बाई इट, हैव यू बीन स्टीलिंग, क्या अब तुमने चोरी करना शुरू कर दिया है। आई हैव सोल्ड अवर गोट्स टू अ रेड फेस्ड मैन, नहीं नहीं, मैंने अपनी बकरियों को बेच दिया है
उस जो वो लाल रंग का आदमी था ना, मीन्स वो एक फॉरेनर आया था, एक विदेशी आया था, एक अंग्रेज आया था, मैंने उसे अपनी बकरियों को बेच दिया। ही वॉज एब्सोल्यूटली क्रेजी टू हैव दैम। मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो इतना क्रेजी, वो इतना पागल हो रहा था ना उनके लिए कि मैं खुद नहीं समझ सका। जबकि वो सही बता रही हैं कि वो जो रेड फेस्ड मैन था वो पूरी तरह से क्रेजी हो चुका था, लेकिन वो उनकी गोट्स के लिए नहीं था उसका वो पागलपन, उसकी जो वो मैडनेस थी वो किसके लिए थी? हॉर्स के लिए। लेकिन उनको लग रहा है कि वो इतनी बड़ी बातें कर रहा था, इतना सारा पैसा उसने उनको दिया तो इन गोट्स के लिए दिया है। गेव मी ऑल दिस मनी, और उसी ने मुझे ये सारा पैसा दिया है। एंड कैरिड दैम ऑफ इन हिज मोटर कार, और पता है वो हमारी बकरियों को किस में लेकर गया है? वो नहीं ले गया, वो भी किस में? अपनी मोटर कार में। तो अमेरिकन तो ले गया अपनी हमारी बकरियों को, और ये पैसा वो हमें देकर गया है। क्या उसकी वाइफ उसकी इस बात पर विश्वास करेगी? Hardly had these words left his lips when they heard bleating। और मुश्किल से अभी उसने ये वर्ड पूरे ही किए थे, मीन्स उसने अभी अपनी पूरी बात भी कंप्लीट नहीं की थी, उसके लिप्स से, उसके मुंह से अभी ये शब्द ठीक से निकले भी नहीं थे कि तभी क्या होता है, When they heard bleating outside, कि तभी बाहर उन्हें किसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है? उन्हीं गोट्स की ब्लीटिंग की। तो ब्लीट करती हैं गोट्स, और तभी बाहर से गोट्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है दोनों की। शी ओपनड द डोर एंड सो द टू गोट्स एट हर डोर। और क्योंकि जब मुन्नी घर के अंदर आए थे तो उन्होंने स्ट्रीट डोर को बंद कर दिया था। फ़ौरन मुन्नी जब ये आवाज़ सुनती है तो वो दौड़कर डोर के पास जाती है, उसे खोलती है, और बाहर वो क्या देखती है? डोर के बाहर उन्हीं टू गोट्स को देखती है जिनको छोड़कर आ गए थे मुन्नी ये सोचकर कि अमेरिकन ने इनको खरीद लिया है, वो इनको लेकर चले जाएंगे, और चले गए हैं। लेकिन मुन्नी ने भी कहा था कि अगर मैं यमलोक भी चला जाऊंगा ना तो ये मेरा पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ेंगी। अब देखिए मुन्नी तो आ गए थे अकेले, और अमेरिकन भी चले गए थे। गोट्स को इतना ज़्यादा रास्तों का पता था कि उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुन्नी वहाँ है नहीं है, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, और फिर भी वो कहाँ आ गई? मुन्नी के पीछे पीछे वो वहीं पहुंच गई, वो मुन्नी को पता भी नहीं चला, वो वहीं उसके घर के बाहर आ गई। पूरे विलेज में उनको पता था कौन सी गली है, कौन सा घर है, कहाँ वो जा रही हैं, सारे रास्ते उनको याद थे। तो सही कहा था मुन्नी ने। हियर दे आर, ये लो, ये तो ये रही। शी सेड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? अब तुम मुझे बताओ इन सब का क्या मतलब है? ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम कह रहे हो कि तुमने बकरियों को बेच दिया है, जबकि ये तो ये रही बकरियां बाहर ही। अब बताओ इन सब का क्या मतलब है? मिस एक्सप्लेन दिस टू मी। क्या मुन्नी एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्या मुन्नी कुछ भी अपनी वाइफ को बता पाएंगे? वो क्या बताएंगे? क्योंकि उन्हें तो कुछ खुद मालूम ही नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि अमेरिकन ने उनसे क्या बातें की, वो उनसे क्या डिमांड कर रहे थे। उन्होंने उनको 100 रुपीज़ दिए तो क्यों दिए? अब वो उन्हें क्या ही बताएंगे? कोई उनकी बात का क्या विश्वास करेगा? What is the meaning of all this? He muttered a great curse and seized one of the goats by its ears and shouted। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर्स किया, मटर किया, उन्हें गुस्सा आता है, वो बड़बड़ाते हैं और कर्स करते हैं, और एक गोट के तो वो क्या करते हैं? कान तक पकड़ लेते हैं। एंड सीज्ड वन ऑफ द गोट, ओके, बाय इट्स ईयर्स। एक गोट के, एक बकरी के तो वो कान भी पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं और बड़बड़ करते हैं, उसे कर्स करते हैं। मीन्स उनको लग रहा है कि उसने उनको इन गोट्स के पैसे दिए हैं, लेकिन ये गोट्स उसके साथ ना जाकर, अमेरिकन के साथ ना जाकर, उनके साथ ही यहाँ पर आ गई हैं। अभी भी मुन्नी को यही लग रहा है कि ये सब गलती किसकी है? ना अमेरिकन की है ना मुन्नी की है, ये गलती इन गोट्स की है, क्योंकि ये उसके पीछे पीछे वहाँ तक आ गई। वेयर इज़ दैट मैन? कहाँ है वो आदमी? बताओ तुम मुझे। तुम वो आदमी कहाँ है? डोंट यू नो यू आर हिज? क्या तुम्हें नहीं पता कि अब तुम मेरी नहीं हो, तुम किसकी हो? तुम उसकी हो, उस आदमी की हो। कहाँ है वो आदमी? क्योंकि अब उसने तुम्हें खरीद लिया है, अब वो तुम्हारा मालिक है। वाई डिड यू कम बैक? तुम वापस क्यों आई? द गोट ओनली रिगेल्ड इन हिज ग्रिप। और गोट बस क्या कर रही थी? वो
अपनी ग्रिप, उसकी ग्रिप से वो छूटकर वहाँ से चली जाती हैं। वो तो बस वहाँ से छूट गई। कुछ समझ नहीं आता मुन्नी को कि ये वापस क्यों आ गई, वो आदमी क्यों चला गया, और वो बस चली जाती हैं वहाँ से। He asked the same question of the other two. अब उसने दूसरी बकरी के साथ भी ऐसे ही किया, उसका भी कान पकड़ता है, उससे भी कहता है वो आदमी कौन था, तुम मेरे पीछे पीछे तुम यहाँ पर क्यों आ गई, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, और तुम्हें नहीं पता कि तुम उसकी हो। तो सेम क्वेश्चन वो सेकंड वन से भी करता है। द गोट शुक इटसेल्फ ऑफ, तो दूसरी बकरी ने भी क्या किया, वो भी ऐसे ही उसकी तरह चली जाती है। अब दोनों चली गई वहाँ से, उनको उनके साथ कर भी क्या सकता है बकरी के साथ। हिज वाइफ ग्लेयर्ड एट हिम, अब उसकी वाइफ को गुस्सा आता है, वो समझ जाती है कि ज़रूर इसने कुछ ना कुछ गलत किया है, और वो बस उसे क्या करती है, उसकी तरफ घूरती है गुस्से में, एंड डिक्लेयर्ड, और क्या कहती है, इफ़ यू हैव थीव्ड लिसन टू मी, अगर तुमने चोरी की ना, इफ़ यू हैव डन, ओके, अगर तुम चोरी की है तुमने, द पुलिस विल कम टू नाइट एंड ब्रेक योर बोन्स, तो आज ही रात ना पुलिस आएगी और तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगी। डोंट इन्वॉल्व मी, और मेरी बात सुनो, मुझे तो इन्वॉल्व मत करना, मेरा नाम मत लेना, ना ही मेरा इससे कोई लेना देना है। आई विल गो अवे टू माई पेरेंट्स, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाऊंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मुझे इस केस में, मुझे इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डेफिनेटली तुमने चोरी की है तो पुलिस आएगी और तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ेगी और तुमसे सच पता लगवा लेगी। तो ये हमारी शॉर्ट स्टोरी थी, थोड़ा सा लेंदी थी, काफ़ी लेंदी थी आई मीन। अब जिन स्टूडेंट्स को ये स्टोरी पढ़नी है, समझनी है क्वेश्चंस के लिए, तो पूरी वीडियो में हमने ये आपको वर्ड बाय वर्ड सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसका हैप्पी एंड होता है। अब मुन्नी के साथ क्या हुआ होगा, कैसे एक्सप्लेन किया होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ हैप्पी एंड होता है।